मौजूद है। और आज भी मुझे खुशी है कि पाकिस्तान का लाहौर शहर जो है वो आज भी जो है श्री राम के बच्चों के नाम से मौजूद है। तो लिहाजा तकसीम एक गलत फैसला था, लेकिन हो गया। और अब जरूरत इस बात की है कि उस घाव से आगे बढ़ के हम अब दोनों मुश्तरका समाज की तामीर पे कोशिश करें। लेकिन जिस तरह से सीए का एक चला, वहां पे इशू चला, उसके बाद हमने देखा कि कोरोना आने तक लोग जो हैं वो शाहीन बाग में बैठे हुए थे, और अगर ये कोरोना वायरस ना आया होता तो शायद और बैठ सकते थे। वो उस वायरस की वजह से गवर्नमेंट को उनको हटाना पड़ा। तो वो सब क्या था, वो सब हमने क्या देखा कि लोगों से कहा गया कि कागज दिखाओ, और जो भी वहां नारे लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ मुसलमान वहां पे परेशान है, या आप ये कुछ एक छोटा ग्रुप है जो आप समझते हैं कि जो सिर्फ इसी तरह की फसादात के लिए बाहर निकलता है? आरजू, मैं जब पाकिस्तान से हमारे रिश्तेदार आज से 30 साल पहले आते थे तो हम सुनते थे कि हर पाकिस्तानी के पास एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होता है। और शायद तो बर्र-ए-सगीर के अंदर पाकिस्तान पहला मुल्क था जो अपने शहरियों को जिसने शनाख्ती कार्ड जारी किए थे, आइडेंटिटी कार्ड या पहचान पत्र कार्ड जारी किए थे। हिंदुस्तान के अंदर वोटर आईडी कार्ड बहुत बाद में आया। और आप इस बात को तस्लीम कर लीजिए कि आज भी हमारी जो सरहदें हैं सार्क में, अगर पाकिस्तान एक जमाने तक 72 या 62 से पहले तक लोगों का आना जाना एक दूसरे का रहना था, हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड का चलन या आधार का जो चलन है वो बहुत बाद में आया। और उसमें यही था कि हिंदुस्तान के जो अपने शहरी हैं उनकी शिनाख्त की जा सके। यकीनी तौर से हमने हुकूमत से, देखिए, हर जमहूरी हुकूमत से अपने मुतालबात को करना मेरा जमहूरी हक है, और हमने जमहूरी अंदाज से कहा। और अगर आप आज भी देखें तो हिंदुस्तान में एक हिस्सा है जो मुल्क के दस्तूर के मुताबिक कहता है कि आप इन चीजों में तब्दीली लाइए। हमारे यहाँ अगर यानी किसान यानी ज़राअत को लेके कोई कानून आता है तो किसानों का एक तबका कहता है कि नहीं, इसमें आपको तब्दीली करने की जरूरत है। अगर वुमेन बिल आता है तो औरतों का एक तबका कहता है इसमें तब्दीली की जरूरत है। शाहीन बाग था या सीएए जो भी तहरीक थी, मैं मानता हूं लोगों को उससे मुतालबा था कि कुछ चीजें हुकूमत को तब्दील कर देनी चाहिए, और हुकूमत ने उसमें कहा भी कि ठीक है हम इसमें तब्दील करेंगे। शुमाल मशरिकी रियासतों में भी हुआ। लेकिन किसी भी मुल्क के जमहूरी मुतालबात को या उनके मुजाहरों को हम ये सोच के करें कि वहां की आवाम जो है वो हुकूमत के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ हो गई है, यही अपने आप में एक बहुत खिलाफ बात है। मिसाल के तौर पे, हाँ मैं मानता हूं कभी कभी ऐसा होता है। मैं मानता हूं कि अगर हम पाकिस्तान, हमेशा मैं कहता हूं बुनियादी फर्क आरजू कहां, जो मैं आज तक, मैं आप एक जिम्मेदार सहाफी है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सियासत, ये अहले सियासत का जो बुनियादी फर्क है वो आप देखिए। आप जवाहरलाल नेहरू से लेके और मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी तक के, अब तो ट्वीट का जमाना है, आप मुख्तलिफ त्योहारों पे जो ग्रीटिंग्स दी जाती हैं, जो मुबारकबाद दी जाती है, आप उनको देखिए। कल भी वजीर आजम ने और आज भी होली पे ग्रीटिंग दी है। आप देखिए, या मैं जब ईद पे देता हूं तो हमारा एक कॉमन वो होता है, समस्त भारतीयों को, सारे हिंदुस्तानियों को ईद की मुबारकबाद है। तमाम हिंदुस्तानियों को होली की मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम हिंदुस्तानियों को गुरु पर्व की इबादत यानी हम जो है वो पेश करते हैं, क्रिसमस की पेश करते हैं। पाकिस्तानी समाज में जो जिसकी बुनियाद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने मजहब की बुनियाद पे, लेकिन सेकुलर रिवायात पे जिसको रखा था, मैं कल वजीर आजम इमरान खान साहब का ट्वीट देख रहा था। ईद की ग्रीटिंग आप देते हैं कि तमाम मुसलमानों को मुबारक हो, होली आपके हिंदू शहरियों को मुबारक हो। जब तक शहरियों के अंदर आप इम्तियाज करेंगे, जब तक आप स्टेट जो है वो त्योहारों को अलग अलग करके देखेगा, तब तक जो है हम एक सेहतमंद माशरे की तामीर नहीं कर सकते। और मैं मानता हूं बहुत सारे इख्तिलाफात के बावजूद हिंदुस्तान में आज भी वो चीज मौजूद है कि मैं आरजू को बड़े फख्र से कहूंगा कि आपको होली मुबारक हो, और आप मुझको बड़े फख्र से कह सकती हैं आपको ईद मुबारक हो। उसमें मजहब की कोई वो नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो इख्तिलाफात थे ये जमहूरी इख्तिलाफात हैं, स्टेट के साथ नहीं है। सियासत और कुछ वक्ती तौर से होते हैं जिनका हम हमेशा से हल तलाश करते हैं। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए कि हम एक दूसरे को होली और दिवाली और ईद की मुबारकबादें दे सकें और उस पर किसी को कोई एतराज ना हो। लेकिन सर, पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि एक इंतहा पसंदी यहाँ पे बहुत तेजी के साथ चली और बढ़ी,
और अब तो यह हाल है कि यहाँ पे अगर कोई किसी के अलग हट के बात करे किसी के मिजाज से, तो यहाँ पर तो मार देने तक के फतवे निकाल दिए जाते हैं। तो जैसे वसीम रिजवी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में कि वहां पे कुरान की आयतों की बात की उन्होंने कि वो 26 आयतें जो है वो निकाल देनी चाहिए। तो अगर वो पाकिस्तान में होते तो शायद अभी तक तो उनके फतवे निकल गए होते, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस तरह का रिएक्ट नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि क्या हिंदुस्तान का मुसलमान ज्यादा मैच्योर है, वो चीजों को लेके ज्यादा बेहतर तरीके से चलता है, या पाकिस्तान का मुसलमान ज्यादा पक्का मुसलमान है कि वो उस तरह की बात पे एकदम से रिएक्ट करता है, गुस्सा दिखाता है? मैं समझता हूं कि आरजू, अगर हम अपनी मुश्तरका तहजीब की बात करें, फिर मैं दिल्ली पे आ रहा हूं जो आपकी ननिहाल है, तो इस दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी। मैं समझता हूं कि बड़े सगीर में आज उनके मुकाबले का कोई बुजुर्ग या कोई आलिम दीन नहीं होगा। उनके जमाने में एक शख्स ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पेंटिंग बनाई और उनके पास वो लेके आया और कहा कि मैं ये आपको देना चाहता हूं। अगर आज का कोई आलिम होता वहीं पे वो फतवा दे देता कि साहब इसके साथ जो है ज्यादती या इसको जो है इस पे इर्तिदाद लागू कर दिया, कुफ्र लागू कर दिया जाए। शाह साहब ने बहुत जवाब दिया, आपने बड़ी मेहनत की है, लेकिन हमारे यहाँ हर नेक काम की इब्तिदा जो है वजू से होती है। यही अच्छा हो कि इस पेंटिंग को आप पहले वजू करा दें। सर आपकी आवाज कम आ रही है। आपकी आवाज आ रही है? आपको आपकी हल्की आ रही है, आपकी आवाज हल्की हो गई है जी। पहले ठीक थी जी। तो शाह साहब के जमाने में अब आवाज आ रही है आरज़ू आपको? जी अब ठीक है, जी अब ठीक है। क्या अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी के जमाने में एक शख्स ने पेंटिंग बनाई और पेंटिंग लेके शाह साहब के पास आया, तो अगर आज के लोग होते तो उस पर फतवे लगा देते, लेकिन शाह साहब ने कहा कि हर अच्छे काम की इब्तिदा वजू से की जाती है। बेहतर यह कि आप इस तस्वीर को भी वजू करा दीजिए। वजू का जब पहला लोटा पानी का डाला गया, पेंटिंग खत्म हो गई और फिसाद खत्म हो गया। वसीम रिजवी साहब ने जो बात कही उस पर हिंदुस्तान की हुकूमत ने, हिंदुस्तान की बरसर इख्तिदार जमात ने, यहां तक कि जो फिक्री तंजीमें हैं हिंदुओं की या मुसलमानों की, सबने कहा कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मजहब की तालीमात को बदला नहीं जा सकता है। और पाकिस्तान के अंदर आप देखिए बड़े अच्छे उलामा गुजरे हैं। मैं हमेशा अपने पाकिस्तानी दोस्तों से एक बात करता हूं कि जिन जिन मुल्कों में इस्लाम गया, इस्लाम की खूबी और कमाल यह था कि उसने कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। अगर इंडोनेशिया के अंदर वो अपने नाम के साथ सुकानो और सुहारतो लगाते, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता है। अगर अरब लोग ईद के दिन तलवारबाजी के साथ जश्न मनाते, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता। अगर हमारे पड़ोस में या आपके पड़ोस में ईरान नौरोज मनाता है तो हमें कहीं पे गैर मजहबी चीज नजर नहीं आती। अगर मिस्र के अंदर मेसोपोटामिया या जो है वो अहराम मिस्र की ताजीम करते हैं, या ताजीम का मतलब इसको प्रिजर्व करते हैं, हमको कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता। वही चीज पाकिस्तान में आके शिद्दत पसंद क्यों बन जाती है, इख्तिलाफ क्यों बन जाता है? आप देखिए केरल जहां पे बरसगीर में सबसे पहले इस्लाम आया था, वहां के लोग आज भी अपने नाम के साथ कुट्टी लगाते हैं, लोकल नाम लगाते हैं। बांग्लादेश के अंदर और हमारे बंगाल और आसाम में देखिए लोग मजूमदार लगा रहे हैं। कल्चरल जब हम अपने आप को अलग करना चाहते हैं किसी भी जगह पे, पाकिस्तान के साथ जो मुझको दिक्कत लग रही है, जो हिंदू मेसोपोटामिया ये मुश्तरका हिंदुस्तान की एक तहजीब थी, आज ये समझ भाई हम 712 से पहले भी पाकिस्तान का मतलब मैं बात करता हूँ, 712 से पहले भी आरजू सिंध मौजूद था, 712 से पहले भी जो है सक्खर मौजूद था, 712 से पहले भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मौजूद था। आप हर चीज 712 पर जाके क्यों जोड़ मोहम्मद बिन कासिम से जोड़ देते हैं? उससे पहले की जो तहजीब और तमद्दुन है हमको उसको समझना होगा, हमारी एक मुश्तरका तहजीब और तमद्दुन है। और वसीम रिजवी हो या ऐसे जो भी लोग हों, जमहूरी समाज के अंदर जमहूरी लोग में इनकी कोई कदर कीमत नहीं है, लेकिन शिद्दत पसंदी की भी कोई हमको इख्तियार नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बड़े खुशी भी होती है, आप देखिए कि पाकिस्तान जिसने आज भी हम जो होते तो आबिदा खानम हो या हिंदुस्तान, हमने तो इन सबको हिंदुस्तान में ही सुना। और आखिरी बात जारजू, मुझको ये बताइए, जो लोग मौसीकी को लेके अव्वालों को शहीद कर देते हैं, गुलकारों को पे गोलियां चला देते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन, जब मैं आरजू हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन की बात करता हूं तो मुश्तरका बात कर रहा हूं मैं। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने यानी ढोलक से तबला बना दिया, तार से सितार बना दिया, ठुमरी नगमा, ये सारी चीजें अमीर खुसरो ने दी हुई थी। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने होली के लिए कहा खेलूं बिस्मिल्लाह के। आप कल्चरल से जब अपने आप को अलग करेंगे तो शिद्दत पसंदी पैदा होगी, क्या हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान। हमको शिद्दत से बचना है, तहजीब से जोड़ना है। और यही मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी इस्लाम की भी खूबी है
कि उसने लोकल कल्चर को इख्तियार किया था। लेकिन आरजू, मुझको तकलीफ होती है जब मैं अपने पाकिस्तान के अक्सर लोगों से मिलता हूं, पाकिस्तान में कल्चरल जो डिजास्टर आया है, अपने आप को 712 से पहले देखने की जो कोशिश हो रही है, उसने कहीं ना कहीं बानियाने पाकिस्तान या उसके बाद के लोगों की भी जो सोच थी उसको मुतासिर किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ये जो आप बात कर रहे हैं, इंतहा पसंदी की बात हुई है, पाकिस्तान में भी है बहुत ज्यादा, और ये जो इस्लाम में कहा जाता है कि काफिरों को मार दो, और आजकल आप देखते होंगे बच्चों के हाथ में भी तलवारें लकड़ी की दी हुई हैं और सर तन से जुदा कर दो, तो ये चीज आप हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी पाते हैं या ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि काफिरों को मार दें और जो भी नॉन मुस्लिम है उसको मार दें, अहमदियों को मार दें? जो होता है ना, टंग वाला मामला था, वो उनका स्टाइल था, तो वो उससे तो कोई फर्क मेरा नहीं ख्याल नए प्रेसिडेंट के आने से पड़ेगा। पॉलिसियां वही रहेंगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से यूएस की जो डीप स्टेट है, जो उनके इदारे हैं, CIA हो, पेंटागन हो, वो ये बात प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में ही तय कर चुके थे कि पाकिस्तान ने हमें कुछ चीज़ों में बिट्रे किया है, और वो उस बात से खुश नहीं थे। एक फैक्टर। दूसरा, उनका जो झुकाव ओबामा के ज़माने में ही शुरू हो गया था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, जो पेंटागन का, कि हमने भारत को जो एक तरह से इग्नोर किए रखा है, वो हमसे गलती हुई है, क्योंकि उस रीजन में भारत के साथ हमारी शराकत दारी बढ़नी चाहिए। ये ओबामा के ज़माने में तय हो गया था, जब ओबामा गए थे भारत। और ट्रंप के ज़माने में ये बात ज़रा लाउड स्पीकर पर ज़्यादा कही गई। लेकिन इनफैक्ट ट्रंप एक ढोल बजाने वाले प्रेसिडेंट थे, ढोल बजाते रहते थे। लेकिन पेंटागन का जो मामला था, वो ये जो ओबामा की रजीम में शुरू हुआ था भारत के साथ नई रिलेशनशिप इस्तवार करने का, वो ज़्यादा बढ़ा। और मेरा ख्याल है कि जो बाइडेन के आने से वो अमेरिका में जो पॉलिटिकल उथल-पुथल हो रही है और होती रहेगी, वो तो अपनी जगह पे इंटरनल बात है। लेकिन पाकिस्तान और भारत के लिए मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिसियाँ पेंटागन ने ओबामा के ज़माने में सेट की थी, वही पॉलिसियाँ प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में आई, वही पॉलिसियाँ आगे जो बाइडेन के ज़माने में चलेंगी। यानी पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा होगा, बगैर ढोल बजाए, ये कहे बगैर कि ट्रंप के ज़माने में तो डू मोर कह देते थे, शायद इनके ज़माने में डू मोर की बात ना करें। वो कहेंगे कि जी आप वही जो टेररिज्म के इश्यूज हैं उनको फिक्स करें, चाइना के साथ जो आपकी शराकत दारी जिसमें हमारे इंटरेस्ट ख़राब होते हैं उसको ख़त्म करें। और आपने बात बीच में की थी अफ़गानिस्तान की, अफगानिस्तान के हवाले से, हाँ, यहाँ पे ज़रूर फ़र्क आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ख्याल था कि हम अफ़गानिस्तान से निकल जाएं, पाकिस्तान की कुछ थोड़ी बहुत मदद ले सकें तो ले लें। जो बाइडेन सरकार शायद पाकिस्तान की मदद भी नहीं लेना चाहेगी। वो अफगानिस्तान से जो प्रेसिडेंट ट्रंप का निकलने का प्लान है, उसमें आप थोड़ा सा वो चेंज आप देखेंगे। वो फौरी तौर पर नहीं निकलेंगे वहां से। वो जितना निकल चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब वो वापसी करेंगे कुछ पॉलिसीज के हवाले से, क्योंकि चाइना के हवाले से अमेरिकन कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और फिर रशिया के हवाले से जो बाइडेन रशिया के हवाले से ज़्यादा सख्त होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप रिलेटिवली लीनियंट थे, उनकी एक अपना सोच का अंदाज था। तो अफगानिस्तान में जो बाइडेन की प्रेजेंस बढ़ेगी और पाकिस्तान पे उनकी डिपेंडेंसी कम होगी। वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में भी डिपेंडेंसी कम थी, मगर जो अफगान पीस मिशन के मिस्टर खलील जो थे, वो अब उनके दौरे या मैं कहूँगा आनियाँ जानियाँ कम हो जाएंगी, बिकॉज वो नहीं रहेंगे इसमें, इस सीन में। उनको मेरा भी ख्याल बढ़ता जाएगा। अब नए लोग आएंगे जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, जो अफगानिस्तान का पीस टॉक है सो कॉल्ड, वो उसको लीड करेंगे और वो पाकिस्तान पे कम डिपेंड करेंगे। मतलब बातचीत चलती रहेगी। भारत के साथ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तल्लुकात जो हैं वो पेंटागन के वो और बढ़ेंगे। साउथ चाइना सी में उनके तल्लुकात या काम की जो कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, वो मुझे लगता है वो और बढ़ेगी। भारत के साथ कारोबारी शराकत दारी भी और बढ़ेगी। तो भारत के साथ तल्लुकात मुझे नहीं लगता कि कोई ख़राब होंगे नई एडमिनिस्ट्रेशन आने से, बेहतर होंगे। पाकिस्तान के साथ भी ख़राब नहीं होंगे, चूँकि पहले ही को बहुत ग्रेट नहीं है।
वो मतलब उनका चेक एंड बैलेंस अमेरिकन का पाकिस्तान पे और बढ़ेगा। सर, इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि अगर अब हमें डू मोर के लिए कहा गया तो हम नहीं करेंगे, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, हम उनके अंडर काम नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया है कि वो अमेरिका को इनकार कर सके? और दूसरा, पाकिस्तान जो एक तरह से ना में जवाब दे रहा है यूएस को, तो वो क्या चाइना की वजह से है कि हमारा झुकाव अब चाइना की तरफ ज्यादा है और चाइना की नहीं बनती यूएस से? देखिए, 2-3 बातें हैं इसमें। एक बात यह है कि अमेरिकन न्यू एडमिनिस्ट्रेशन डू मोर की बात खुल्लम खुला तो नहीं करेंगे, तो फिर इमरान खान के लिए कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं होगा, वो अंदर ही अंदर बात करेंगे। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के ज़माने में तो खुल्लम खुला बात होती थी ना, तो वो इनके लिए एक एम्बैरेसमेंट होती थी, फिर उनको ट्वीट का जवाब ट्वीट से देना पड़ता था। अब कोई ऐसी ट्वीट भी नहीं आया करेगी, कोई ऐसा वीडियो भी नहीं आया करेगा, तो वो फिर इनको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होगी, आपके लिए और मेरे लिए कोई ये एक तरह से स्क्रूटनी नहीं होगी इमरान खान के लिए कि भाई अमेरिकन ने कहा डू मोर, आप करें। वो हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा, तो और इमरान खान को भी एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। अब ये सवाल कि क्या वाकई वो इस पोजीशन में आ गए हैं कि अमेरिकन की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके, ना ये कभी पहले इस पोजीशन में थे, ना आज हैं, ना कल होंगे। चाइना की वजह से शायद आपका ये पूछना कि क्या चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के बज़ाहिर पाकिस्तानी कहते हैं, तो इस वजह से क्या वो अमेरिकन के खिलाफ खड़े हो सकेंगे? ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान के। मैं नहीं समझता कि चाइना के साथ इनफैक्ट बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और चाइना भी इस बात का इजहार बार बार करता रहता है कि पाकिस्तान से जो हमें तवक्कुआत होती हैं पाकिस्तान उस पर पूरा उतरता नहीं, तो वो चाइना की तरफ से इन पर भी दबाव रहता है। अब पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि इनके बहुत मसाइल हैं। मेरे लिए एक तरह से कभी कभी मुझे हमदर्दी भी उठती है कि यार ये तो फंसियों में दोनों तरफ से ही। उसकी वजह इनकी अपनी जो हमाकतें हैं, मैं कोई इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मुसलसल जो चली आ रही हैं, सरकारों की भी मैं बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में जी जरदारी का कोई उनसे गलतियां हुई हैं या नवाज शरीफ से हुई हैं, बिल्कुल उनसे भी कुछ नहीं हुआ। सारे का सारा किया धरा जो है बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों का है। तो एस्टेब्लिशमेंट ही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और प्रिसाइजली टुवर्ड्स अमेरिकन, टुवर्ड्स चाइनीज, टुवर्ड्स अरब कंट्रीज और इवन टुवर्ड्स एनीवन तय करती है। तो जो भी अच्छा या बुरा हुआ है पाकिस्तान में, इसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट ही है। वो सामने फ्रंट फेस पे कभी नवाज शरीफ को कभी इमरान खान को बिठा के कह देते हैं जी ये इनका किया धरा है, ये भी फेयर बात नहीं होगी। इमरान खान सिर्फ तोते की तरह बोलने के लिए रखे गए हैं, ये जरा ज्यादा बेहतर तोता है। इससे पहले जो तोते थे वो इतने ज्यादा अच्छे तोते नहीं थे एस्टेब्लिशमेंट के। तो इमरान खान इसलिए फ्रंट लाइन पे आते हैं। तो चाइना के साथ मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। इनफैक्ट उसमें बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाइना के साथ जाना चाहते, मगर अब इनके पास मजबूरियां बहुत बनी हुई हैं। तुर्की के साथ जाना चाहते हैं, तुर्की से कुछ मिलता नहीं, अरबों से कुछ ना कुछ मिलता रहता था, वो अब मिलना बंद हो गया। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, नट क्रैकर में फंसा हुआ। मतलब मैं कैसा रहा ये साल, जिसके अभी 2 दिन रह गए हैं, आपके ख्याल से कैसा रहा? आपने मतलब मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ कि किस तरह से आप देखते हैं? आरजू जी, काफी इंटरेस्टिंग चल रहा। देखिए, मार तो पड़ी है, सबको मार पड़ी है, हमें भी पड़ी है, आपको भी पड़ी है, अमेरिका बहादुर को भी मार पड़ी है, चीन को भी, सबको बराबर पड़ी है इस साल। लेकिन ठीक रहा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरत है कि लोगों को पता लगे कि वो इनफेलिएबल नहीं है, लोगों को ये पता लगे कि वो इस दुनिया से सबको जाना है एक न एक दिन। तो अब देखिए, ये वबा ऐसी आई, ये परेशानी ऐसी आई कि बड़े से बड़े जो सिकंदर थे वो उनको घुटने टेकने पे इसने मजबूर कर दिया। पर यहाँ से जहाँ से थोड़ी सी नाउमीदी दिखती है, वहाँ से उम्मीद भी दिखती है। तो फिर वैक्सीन का इजाद भी हुआ अमेरिका में, यूके में, रशिया में, इंडिया में भी अगले महीने से होपफुली सबको वैक्सीन मिल जाएंगे, इंडियन वैक्सीन। तो सब अच्छी बातें हैं। तो बुरे के साथ अच्छा भी हुआ, मिला जुला साल रहा, इंटरेस्टिंग साल रहा। 2020 कोई भूलेगा नहीं आरजू जी, ना आप भूलेंगे ना मैं भूलूंगा, कोई और भी नहीं भूलेगा इसको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग साल रहा।
बिल्कुल। और यूएस इलेक्शंस में भी जो है वो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का था कि वो वहाँ पे हार गए और इस तरह से। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि नए साल में क्या चैलेंजेस हैं स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान को किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आप समझते हैं कि फोकस रखना चाहिए? और बिल्कुल इंडिया में भी कोई ना कोई कमी होगी, ऐसा नहीं है कि आप अगर भारत की तरफ से बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि हर चीज़ परफेक्ट चल रही है। नहीं, बिल्कुल हर चीज परफेक्ट तो कहीं पे भी नहीं चलती है। अमेरिका तक में नहीं चलती तो इंडिया में क्या चलेगी? इंडिया इज अ वेरी नॉइजी डेमोक्रेसी। मतलब ना हिंदुस्तान में ये है ऐसा, थोड़ा सा हम लोग हैं ऐसा, वी आर इमोशनल पीपल, और ये झगड़े भी चल रहे हैं, अच्छी बातें भी चल रही हैं, सब कुछ एक साथ तो बहुत बड़ा इंडिया में चलता रहता है। जहां तक पाकिस्तान है, मैं तो अक्सर जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, चीमा साहब की शो में भी था, मैं यही कह रहा था, 20 साल तक सब कुछ बंद करो। ये 20 साल तक पाकिस्तान में सब कुछ बंद करो, फोकस ऑन योर इकोनॉमी। मैं तो ये बोलूंगा कि फोकस ऑन योर इकोनॉमी ओनली। क्योंकि जो आप लोग सोवरेनिटी की बात करते हैं ना पाकिस्तानी मीडिया में, खुद मुख्तारी जिसको कहते हैं, जो पाकिस्तानी बात करते हैं खुद मुख्तारी की, आरजू जी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो सोवरेनिटी होती है इकोनॉमिक सोवरेनिटी होती है। देखिए किसी मुल्क की असली ताकतें होती हैं, या फिर कोई भी मुल्क की जो फौजें होती हैं, राइट, वो बात करती हैं ज्योग्राफिकल सोवरेनिटी की। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको, क्योंकि इकोनॉमिक सोवरेनिटी नहीं है, तो आपको झुकना पड़ता है, और उसमें आपकी अस्करी ताकतें कुछ नहीं कर सकती। और हाल ही में देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान में हुआ, जैसे सऊदी अरब के साथ आपकी कशीदगी चली, और आगे चल के ठीक भी हो जाएगी, तो ऊपर नीचे चलता रहता है, देयर इज नथिंग परमानेंट। आज खराब है, कल अच्छी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ रहा, या फिर और किसी मुल्क के साथ रहा ना, आपका जैसे यूएई के साथ रहा, तो सबका एक देखने का एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान, मैं तो वही बात मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए ऐसी, क्योंकि पूरा एक मुल्क है, तो मैं क्या बोलूं मुल्क के लिए। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगना चाहिए, अगर सब कुछ बंद कर देना, आप सारे खिड़की दरवाजे, अब मैं जब बोलता हूं तो पाकिस्तानी नाखुश हो जाते हैं बड़े कि साहब ऐसे कैसे हम। मैं तो बोला आपने पूछा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये ना सऊदी अरेबिया, ना अजरबैजान, ना कुछ ना कश्मीर, ना इवन कश्मीर, सबको छोड़ो आप 20 साल के लिए ओनली फोकस ऑन इकोनॉमी। तो तब उससे क्या होगा अर्जु जी की जब आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करेंगे ना, तब शायद पाकिस्तानियों को एहसास हो कि दुनिया जो है वो पैसे को सलाम करती है। ये बात सच है। और जितनी जल्दी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी सियासतदान समझ जाएं, पाकिस्तानी सियासतदान तो समझते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, समझते हैं कि पैसे को सलाम करता है, लेकिन जो आप कहते हैं ना लार्जर इशू ऑफ दिस थिंग, इकोनॉमिकली स्ट्रांग जो कंट्री होगी आज की तारीख में, आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, राइट, सिंगापुर के पास नहीं है, सिंगापुर ने कभी डिमांड करी इसकी। पर ठीक है, आपके हालात अलग हो सकते हैं, पाकिस्तान के हालात अलग हैं, जियो स्ट्रेटेजिक अलग हैं। लेकिन अगर आप ये पूछें कि आज क्रेडिबिलिटी किसकी है, दुनिया किसको सलाम करती है, किसको पूछती है, तो आपके एटम बम को नहीं करती, वो सिंगापुर के पैसे को सलाम करती है। तो ये दुनिया की फितरत है। दूसरी चीज आपने पूछा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है इंडिया को भी इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमारा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और जबरदस्त फोकस करे इंडिया। और मेरा बड़ा मन है कि 2021 में हम लोग बजट में सिग्निफिकेंट पैसा डालें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस और इंजीनियरिंग की फील्ड में हम लोग पैसा डालें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत जबरदस्त है इंडिया में। थोड़ा सा मुझे लगता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग ज्यादा फोकस करें, ज्यादा हम लोग उसको सामने लेकर आए, पैसा डालें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन मेजर साहब एक चीज़ मेरे पास बल्कि लिख के भी रखा है कि इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद एक कार्गो ट्रेन एक्सपेक्टेड है, बल्कि शायद लॉन्च होने जा रही है। तो ये 3 कंट्रीज़ जो हैं, ये अगर मिलकर इस तरह से काम करती हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर इंडिया के भी अच्छे टर्म्स होते और इंडिया भी इसमें शामिल होता तो उसके लिए भी बेहतर होता? नहीं, देखिए ये तीनों मुल्क आपने जिनकी बात करी है, इनके पास पैसे नहीं है आरजू जी। देखिए पाकिस्तान को पैसे चाहिए, इसलिए पाकिस्तान की दोस्ती सऊदी अरेबिया से हुई, अमेरिका से हुई, चाइना से हुई, राइट। हम तो ईरान से पैसे लेके तेल लेते हैं, हम तो ईरान के कस्टमर हैं। अब वो ठीक है, उनके
सैंक्शंस हो गए और ये सब नहीं हो गया, हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे इससे लेके, हमारे लिए कैसे बेहतर होता, तो ये तो बताए कि हमारे लिए किस तरीके से बेहतर होता। लेकिन मेजर साहब, जो टर्की का अगर देखा जाए, टर्की का भी मैंने लिख कर रखा है कि ये जो उनके है वो $649 बिलियन के उनके एसेट्स हैं, जो कि 20th रैंक आ रहा है। और सऊदी अरब का है, जिसको आप लोग बहुत मानते हैं कि जी हम सऊदी अरब से पैसे लेते हैं, और टर्की को आप अक्सर कहते हैं टर्की के पास पैसे ही नहीं है, वो उससे सिर्फ एक ही नंबर आगे है और उनके पास $680 बिलियन हैं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि टर्की के पास पैसे नहीं है और टर्की कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता या पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता? हम ये नहीं कह रहे टर्की आपको पैसे नहीं देगा, टर्की आपको एर्दुगुल गाजी दे देगा, अलिफ लैला की कहानियां सुना लेगा। पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए पैसा, पाकिस्तान को चाहिए फंडिंग। इसीलिए पाकिस्तान की दोस्ती पहले अमेरिका से हुई, फिर सऊदी से हुई, उसके बाद चाइना से हुई। क्या ईरान आपको पैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। क्या तुर्की आपको पैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। इमरान खान ने पिछले साल अनाउंस करा था टीवी चैनल बनाएंगे जो इस्लामोफोबिया से लड़ेगा, बन गया टीवी चैनल? नहीं बना ना आरजू जी, वो नहीं बनेगा आगे। तो जो लोग टीवी चैनल नहीं बना सकते वो रेल लाइन क्या बनाएंगे? और अगर आपने रेलवे लाइन बना भी ली, मैं कह रहा हूं बन गई आपकी, उसमें पाकिस्तान कितना पैसा लगाएगा ये बताइए? पाकिस्तान तो नहीं लगा रहा पैसा। दूसरी चीज, आपने रेलवे लाइन की बात बताई, जो अंग्रेज आपको हजारों किलोमीटर रेलवे लाइन देकर गए थे, आपने उसका क्या करा? अभी तो आपके जो रेलवे के जो वजीर हैं, उनका आया है कि जी ये तो बंद करनी पड़ेगी अगर ठीक नहीं हुई तो। बड़ी पाकिस्तानी मीडिया में डिबेट चल रही थी, मैंने देखी, आपका जो रेलवे मिनिस्टर है वो क्या बंद करनी पड़ेगी। तो आप लोग देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले ना अपने आप अंदर से स्ट्रांग करिए। आपकी अगर लाहौर से इस्लामाबाद ट्रेन नहीं चलती, उसको आपकी फिक्र नहीं, आपको यह है कि हमारी यहां से तुर्की तक ट्रेन चले। क्यों चले भाई? आप पहले अंदर की ट्रेन चलाओ अपनी। हमारी अंदर की ट्रेन चलती है, फिर हम बाहर की चलाएंगे। पहले आप पाकिस्तानी कौम है ना, आप आरजू जी पाकिस्तानी कौम को आप मजबूत करिए। आप बाहर देखिए, दो चीजें हैं। हर समय जब फॉरेन रिलेशंस होते हैं आरजू जी, तो हमें एक चीज देखनी पड़ती है कि ये जो दूसरा मुल्क है वो हमसे चाहता क्या है, चाहता क्या है। इसमें कोई यारी दोस्ती की आप भी मुसलमान हैं हम भी मुसलमान, ये सब बेकार की बातें। मजहब के नाम पे कभी कुछ नहीं हुआ आज तक, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कह रहे हैं एक ईरान, तुर्की और ये अपना पाकिस्तान एक ब्लॉक बनाएंगे, और आपने बोला कि इंडिया भी जुड़ जाए तो इंडिया का फायदा, पाकिस्तान का फायदा कैसे होगा ये बताइए? पाकिस्तान जाहिर है तीनों मिलकर काम करेंगे। नहीं तो पाकिस्तान बेकार तो नहीं, आप पाकिस्तान को बेकार तो नहीं कह सकते ना, कहीं ना कहीं तो काम आ रहा होगा। पूछ रहा हूं आरजू जी, जरूर आ रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं पाकिस्तान बनाता क्या है जो तुर्की को चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान बेकार है, मैं कह रहा हूं महान मुल्क है, अच्छा मुल्क है, अच्छा देश है, तगड़े लोग हैं। मैं आप तो सिर्फ ये कह रहा हूं पाकिस्तान बनाता क्या है ये बताइए, जो तुर्की को चाहिए, जो ईरान को चाहिए। जो ईरान कहे कि जी अगर पाकिस्तान से हमने ये नहीं लिया तो हम खत्म ही हो जाएंगे। आप एक चीज बताइए जो पाकिस्तान बनाता है। पाकिस्तानी गुस्सा होता कहते हैं जी फुटबॉल बनाते हैं। वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल है, पाकिस्तानी ने मुझे फेसबुक पे बड़ा लंबा मैसेज देखा कि तुम क्या सोचते हो फुटबॉल बनाते हैं। हम कहते हैं हम नहीं खेलेंगे फुटबॉल। और बताओ, अब आगे बताओ क्या है। तो मैं ये कहता हूं ना कि हर समय आप ये लोग उड़ी उड़ी बातें करते हैं, लोग उड़ी उड़ी बातें करते हैं। आप एक बात बताइए, आपका जो सीपैक था वो बंद हो गया फिलहाल के लिए, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, वो कहती है सीपैक बंद हो गया। सीपैक आज की तारीख में कोई चेयरमैन नहीं है, अब पाकिस्तानी आर्मी को दे दिया है कि पाकिस्तानी आर्मी सीपैक चलाएगी। जब आप लोग अमेरिका के साथ थे तो पाकिस्तान का क्या भला हो गया? जब आप सऊदी अरब के साथ थे तब पाकिस्तान का क्या भला? क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन पहला तो हम इंडिया की तरफ ही चलते हैं। ये क्या हो रहा है किसानों के साथ? आपके यहाँ फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है पंजाब में, और एक आपके यहाँ से एक कर्नल साहब हैं रणवीर सिंह, उन्होंने भी एक वीडियो लगाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खालिस्तान की कोई मूवमेंट शुरू हो गई है। और आज भी मैं देख रही थी रिपब्लिक भारत पे न्यूज आ रही थी कि जो है वो टीयर गैस भी उनके ऊपर फेंकी गई है किसानों के ऊपर, और टॉर्चर किया जा रहा है। ये सब हो क्या रहा है?
देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी होते हैं, वहां पे लोगों के पास अधिकार भी होता है कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और गवर्नमेंट ने ही उनको, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन प्रोटेस्ट को निकालने की आजादी इंडियन गवर्नमेंट ने ही परमिशन दी थी कि आप पंजाब से जो है वाया हरियाणा आप आकर के आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप वायलेंस करेंगे, आप वहां पर जो बैरिकेडिंग होगी उसको आप उठा करके फ्लाईओवर से नीचे फेंकेंगे, आप इंसाइटमेंट टू वायलेंस, आप भड़काऊ भाषण देंगे और वहां पे लोगों को प्रोवोक करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो स्टेट मशीनरी होती है वो अपना काम करती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। बीच में जब वो पंजाब से चले तो फिर हरियाणा गवर्नमेंट है, तो हरियाणा जो पुलिस होती है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने अपने मेजर्स लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स। फिर दिल्ली में जब उन्होंने घुसने की कोशिश करी तो फिर वायलेंस जहां उन्होंने करने की कोशिश करी वहां पे उनको रोका गया है। पहली चीज तो आप ये समझें। खालिस्तान तो जाहिर सी बात है, जो कुछ ऐसे रोग एलिमेंट्स होते हैं, कुछ फ्रिंज ग्रुप्स होते हैं जो बीच में घुस जाते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट में और वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। आई एम श्योर कि जो एजेंसीज हैं इंडियन गवर्नमेंट की, वो उन चीजों पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं, और जो इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा। और कभी भी देखिए, मुझे बड़ा अजीब लगता है पाकिस्तान के लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं। अभी जब खादिम हुसैन रिजवी जब इस्लामाबाद में गए थे, कुछ 10-12 हजार लोग ही थे उनके साथ, इस तरह नहीं थे, और 10-12 हजार लोगों ने जब फैजाबाद को जाम कर दिया था और वहां पे जबकि वो हुजूम निकल रहा था, तो उनके ऊपर जो टीयर गैस शेलिंग हुई और उनके ऊपर पेलेट्स फायर किए गए, और मैंने अपने डिफेंसिव ऑफेंस के लास्ट वीडियो में इसके एविडेंस भी दिखाए हैं, और खुद खादिम हुसैन रिजवी की स्टेटमेंट मौजूद है। और बाकी जो आपके यहाँ के सहाफी हैं, जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब उनको जगह नहीं मिलती, काफी रिनाउंड सहाफी हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग्स में उनका जिक्र किया है। और खादिम हुसैन रिजवी के जो फॉलोअर्स हैं तहरीक लब्बैक के, उन्होंने पूरे के पूरे अंबार दिखाए हैं टीयर गैस शेल्स के, और जो पैलेट्स, और उससे जो जख्मी जो लोग हैं, किसी के चेहरे पे पैलेट्स लगी हुई हैं, किसी के माथे पे लगी हुई हैं, उनको वो लोग लेके जा रहे हैं। तो जब फवाद चौधरी जैसे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, हमने तो पैलेट्स नहीं फायर करी है, हमने तो जो है कि उनको डिस्पर्स करने के लिए जो क्राउड है उसके लिए हमने कुछ टीयर गैस शेल्स यूज करी हैं, वो भी बहुत ही सिलेक्टिव जगहों पर 2-4 शेल्स यूज हुई, इससे ज्यादा नहीं हुई। और जिस तरीके की चीजें दिखाई जा रही है, देखिए क्राउड मैनेजमेंट में इंडियन पुलिस का कोई सानी नहीं है। मैं इस बात को, मतलब इंडियन पुलिस जो डिपार्टमेंट अलग अलग स्टेट्स के, में बहुत सारी कमियां हैं, मैं इस पर मानता हूँ। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो प्रॉब्लम्स होती हैं पुलिसिंग की, वो हमारे यहाँ भी हैं। लेकिन जहां तक क्राउड मैनेजमेंट का सवाल है, इंडिया के जितने भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, उनकी जो भी रिस्पेक्टिव पुलिस जो डिपार्टमेंट्स हैं, इस चीज में उनका कोई सानी नहीं है, कोई मैच नहीं है। वो जिस तरीके से वो क्राउड मैनेजमेंट करते हैं, और बहुत बड़े बड़े क्राउड्स वो मैनेज कर ले जाते हैं, और बहुत ही बोलते हैं कि प्रोवोक्ड क्राउड को वो मैनेज कर लेते हैं। तो मुझे, और वो मिनिमम फोर्स के साथ, आप देखते हैं जब लाठीचार्ज के आप वीडियोस देखते हैं, मैं आज ही देख रहा था कि उसमें बहुत सारे वीडियोस जो रियल वीडियोस आए हैं अभी सरफेस किए हैं, उनमें पुलिस जो है उनको मार नहीं रही है, वो उनको सिर्फ उनको दिखा रही है मारते हुए। तो ये टेक्निक्स होती हैं जो पुलिसिंग में यूज होती हैं, दुनिया भर में यूज होती है, इंडिया में भी यूज होती है। लेकिन जब आप फोटोग्राफ लेते हैं तो फोटोग्राफ में लगता है कि नहीं, वो लिटरली मार रहे हैं, अगर उन्होंने लाठी खींची है तो वो मारा ही होगा 100%, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जातियां होती हैं, वो अब इतना बड़ा क्राउड होती है, जातियां हो जाती है, उसमें कोई बात नहीं। और जहां तक खालिस्तान की बात है, मैं इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करता हूं इस कोर्ट के साथ, कि जरूर वो कोशिश करेंगे इसमें इन्फिल्ट्रेट करने की, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की, बट आई एम श्योर कि जो इंडियन एजेंसीज हैं वो इतनी कैपेबल हैं, इतनी कॉम्पिटेंट हैं कि वो इस तरह के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लेंगी। सही, बिल्कुल, क्योंकि तो काफी दिन से ये इशू चल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। आज भी किसान निकल के बाहर बैठे हैं और वो किसी जगह, वो बता रहे थे, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि वो अभी वापस नहीं जाएंगे। और आगे चीफ मिनिस्टर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, नो, मैं आपको इसमें एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। देखिए, पंजाब को छोड़ करके, देखिए किसान तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में है, किसान तो इंडिया के हर स्टेट में है। मैं यूपी से आता हूँ, यूपी में करोड़ों की तादाद में किसान है, करोड़ों की तादाद में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला सूबा है हिंदुस्तान का, और एक एग्रीकल्चर बेस्ड सूबा है। यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है।
यहाँ से किसान नहीं जा रहे, एमपी से नहीं आ रहे, बिहार से किसान नहीं आ रहे, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है इन स्टेट्स की इकोनॉमी की, वहां से किसान नहीं आ रहा, सब पंजाब से आ रहा है। तो उसका देखिए एक रीजन है, वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट है। अगर वो एक्चुअल में किसानों का मसला होता तो किसान हर जगह से आते। जैसे शिक्षा को यानी एजुकेशन को लेकर के जब कहीं कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, जब जो टीचर्स की यूनियन है जब वो मूव करती है, तो वो हर सूबे से टीचर्स आते हैं, सिर्फ पंजाब से या सिर्फ यूपी से किसी एक पर्टिकुलर सूबे से टीचर्स नहीं आते। इसी तरीके से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जब भी कोई इनका मसला होता है तो हर जगह से आते हैं। अगर वो नेशन वाइड होता है, अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह से आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन है। एंड आई डोंट थिंक ये बहुत लंबा चलेगा। ऑपोजिशन भी चाहती है कि इसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करके गवर्नमेंट को परेशान किया जाए, और एक पॉलिटिकल इशू है। मुझे नहीं पता चीमा हो या फवाद चौधरी वो इसमें क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। फवाद चौधरी के पास अपनी एक वजारत है, वो उसका काम उनसे होता नहीं है। इंडिया में फार्मर्स के मसले को लेकर परेशान है। अभी एक ई रिक्शा उन्होंने लॉन्च करा था, अभी उससे वो उभर नहीं पाए हैं, इंडिया के फार्मर्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पे जो चीनी के दाम है और जो आटे के दाम है, पहले उनको कम कर लें। पहले जो पाकिस्तान के जो किसान हैं, जो उनके मसले पहले वो दूर कर लें। उनके मसले उनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं, उनके लिए जो आवाज उठा रहे हैं उनको कहते हैं कि रॉ एजेंट्स हैं, ये इंडिया के कहने पे चल रहे हैं, ये पीडीएम वाले सारे ये इंडिया के एजेंट्स हैं। और जो इंडिया में जो एक जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उसको वो बता रहे कि नहीं साहब बड़ी ज्यादती हो रही है। वही बात जो शिरीन मजारी ने कह दिया था, जो कि उन्हें ट्वीट अपना डिलीट करना पड़ गया, कि इमैनुअल मैक्रोन जो है वो जो कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, ये वही है जो नाजीज ने जूस के साथ किया था। बाद में उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर लिया। बट आपके यहाँ पे वजीर इस तरह की बातें कर जाते हैं जिनका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं होता है, फिर लेना का देना पड़ जाता है बाद में। लेकिन किसानों का इशू तो आपके हमेशा से रहा है। कुछ अर्से पहले किसान खुदकुशी भी कर रहे थे, बहुत से किसानों ने सुसाइड किया था, जिसके ऊपर अगर मुझे याद हो तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो नाना पाटेकर और इस तरह के जो आपके बहुत से फिल्म एक्टर्स हैं वो आगे आए थे उनकी मदद के लिए। तो उसमें ऐसा क्या रहता है जो हर वक्त आपके यहाँ जो किसानों का कुछ ना कुछ इशू रहता ही है? देखिए 125-130 करोड़ लोगों का देश है। 70% आबादी इस देश में आज भी गांव में रहती है, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो जाहिर सी बात है उनके मसले मसाइल रहेंगे। मतलब आप कोई भी गवर्नमेंट हो, मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, मैं इस चीज के लिए मतलब मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे मसलों में बहुत काम किया। जैसे बुंदेलखंड एक एरिया है जो यूपी और एमपी के बीच में पड़ता है, वो पूरा बेल्ट है, वहां पे उन्होंने इजराइल के साथ कोऑपरेशन करके बुंदेलखंड में, महाराष्ट्र का विदर्भ का एरिया है जहाँ पे जो वाटर स्केर्स, जहाँ पे सबसे ज्यादा सुसाइड्स होते हैं इंडिया में किसानों के, वहां पे उन्होंने जो ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी है इजराइल की, उसके साथ मिलकर के उन्होंने काफी वहां पे काम किया है, और वो आगे भी कर रहे हैं। इससे बहुत गिरावट आई है। आज से अगर आप 8 साल पहले 10 साल पहले के अगर आप फिगर्स देखें तो वो बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो गवर्नमेंट ने इसमें बहुत काम किया है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में। ये बेसिकली इजरायली टेक्नोलॉजी है, साथ वो काम कर रहे हैं। और वाटर रिजर्वायर्स बनाने का, वाटर कंजर्वेशन के इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू करे हैं। तो ये धीरे धीरे प्रॉब्लम कम होती जा रही है, फार्मर सुसाइड्स हो और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको फिर वही चीज कहूंगा, देखिए जब कोई किसी भी मसले में जब एक बार पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, ऑपोजिशन इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर उसमें बहुत सारे अब इनका क्या है, एमएसपी का जो झगड़ा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो किसानों को दिया जाता है, मोदी गवर्नमेंट ने ऑन एन एवरेज 200 से 250% बढ़ाया है जो इससे पहले की गवर्नमेंट थी उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। किसी भी फूड ग्रेन का या जो भी उनकी जो कमर्शियल क्रॉप है, या चाहे वो फूड ग्रेन्स है, वो सबका सपोर्ट प्राइस उन्होंने 200, 250, 300, 400% बढ़ाया है। किसी का कम नहीं किया है, न ही स्टैटिक रखा है। मिनिमम इंक्रीमेंट उन्होंने कम से कम 200% का किया है हर एक क्रॉप के ऊपर। उसके बाद भी अगर सिर्फ पंजाब से किसान निकल रहे हैं, तो ये आपको ये चीज बताती है कि ये इसके पीछे क्या चल रहा है। एंड आई डोंट थिंक कि ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन बनती है। नहीं मैंने इसके ऊपर अभी ट्वीट किया है, नहीं मैंने कभी कोई पोस्ट करी है, और मैं नहीं समझता कि, और मैं अवॉइड करता हूँ पॉलिटिकल मसलों पे। अब आप चूंकि सवाल आपने पूछ लिया था इसलिए मैंने जवाब दे दिया। बिल्कुल जी। अच्छा मुझे बताइए कि कश्मीर की हम थोड़ी सी बात करते हैं। कश्मीर के इलेक्शंस जो है वो हो रहे हैं, और उसमें कल या परसों में गई थी एक के अंदर
एक बड़ा परिवार था हिंदुस्तान, जिसके अंदर की बांट हुई आपस में किन्हीं मुद्दों को लेकर, और जो उस खानदान के लोग थे उन्होंने तो यही सोचा था कि शायद बंटवारा हो रहा है भाइयों के बीच में, और हम एक जगह दूसरे जगह जा रहे हैं, लेकिन बाद में रहेंगे हम भाइयों की तरह ही। लेकिन जिन्होंने बंटवारा किया था शायद वो ऐसा नहीं चाहते थे, और शुरू से ही उन्होंने ऐसे बीज बोए कि इस परिवार के अंदर जो बंटवारा हुआ, जो खून खराबा हुआ, उसके जख्म बढ़ते ही गए, बनस्पत इसके कि वो जख्म जो है वो तंदुरुस्त होते, ठीक होते, या उनके ऊपर जैसे मलहम लगाने के बाद ठीक हो जाता है, कुछ ऐसे हालात होते हैं। क्योंकि उनकी नीयत ही शुरू से खराब थी। उनकी नीयत ही थी कि हिंदुस्तान को दो हिस्सों में इसलिए बांटना कि वो उनकी कुव्वत या उनकी ताकत को चैलेंज ना कर सके। और कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस थे, वो शायद आपके साथ अगर आप बोलेंगे तो बाद में वो भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बेसिक रीजन जो था वो यही था कि वो नहीं चाहते थे कि एक इतना बड़ा मुल्क, इतना ताकतवर मुल्क, अगर हम इसको आज़ाद कर देंगे, इसके पास हर किस्म के वो है साधन हैं, मिनरल्स हैं, मैन पावर है, विल पावर है, लड़ाकू लोग हैं जिन्होंने कि सदियों तक दुश्मनों का सामना किया है। अगर ऐसे एक मुल्क को हम इकट्ठा रहने देंगे तो शायद ये हमारे लिए चैलेंज बन जाएंगे, और हमारी जिसके लिए कि हमने ताकत, जिसके लिए हम अपने आप को दुनिया के नंबर 1 ताकत कहते थे, वो उसको चैलेंज हो। और वही हुआ भी है। आपने देखा किस प्रकार 47 से लेकर आज तक नफरत के बीज जो है बोने की कोशिश की गई है। शुरुआत में ही 47 के अंदर जो लड़ाई हुई कश्मीर के लिए, आप शायद जानते हैं कि बंटवारा तो जाके अगस्त में हुआ और अक्टूबर में जाकर जम्मू कश्मीर का विलय हुआ भारत के साथ। लेकिन ऑपरेशन गुलमर्ग का जो ऑपरेशन प्लान था वो तो जून 1947 में ही बना, और अगस्त 1947 में वो ऑपरेशन ऑर्डर जो है वो इश्यू भी कर दिया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि सोच पहले से ही थी। मैं उसे एंग्लो मुस्लिम अलायंस कहता हूं, पता नहीं किस हद तक वो लफ्ज ठीक है, लेकिन एक एंग्लो मुस्लिम अलायंस थी जो चाहती थी कि सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा हो, रिलीजियस लाइन्स को बंटवारा हो, और फिर वो जो यूएस, उस वक्त यूएस तो नहीं, ज्यादातर उस वक्त ब्रिटिश इंटरेस्ट थे, ब्रिटिश इंटरेस्ट को वो सुप्रीम रखे और ब्रिटिश इंटरेस्ट ही सुप्रीम रहे। और इसलिए आपने देखा कि हमारे वायसराय भी, हिंदुस्तान के वायसराय भी ब्रिटिश रहे कुछ क्रूशियल टाइम के ऊपर। दोनों सेनाओं के जो कमांडर इन चीफ थे वो कॉमन थे, बनस्पत इसके दोनों सेना आपस में लड़ रही थी। ये सारे मुद्दे हैं जो इस बात को पॉइंट आउट करते हैं ये कहीं ना कहीं पे साजिश थी। उसके बाद मैं कहूंगा कि कोशिश की गई 50s के अंदर थोड़ा बहुत रिश्ते सुधारने की, फिर भी वो रिश्ते सुधारे नहीं गए क्योंकि पाकिस्तान अलायंस में चला गया, जबकि भारत नॉन अलायंस की तरफ बढ़ता गया। पाकिस्तान एक अलायंस की तरफ बढ़ता गया, सेंटो का, सीटो का मेंबर बना। पाकिस्तान को काफी मदद मिली अमेरिका से, उस वक्त नए नए हथियार मिले, और उसका नतीजा हमने देखा है दोबारा फिर 65 के अंदर एक लड़ाई जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुई। 65 के बाद ताशकंद डिक्लेरेशन हुई, सोचा था कि शायद फिर रिश्ते सुधरेंगे। देखिए, जो आवाम है दोनों देशों का वो तो हमेशा इसी होप में रहा कि रिश्ते कब सुधरेंगे, और हम कब जो पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं वो बढ़ेंगे, और हम कैसे पहले से ही भाइयों की तरह रह सकेंगे। लेकिन हुक्मरानों ने ऐसा होना नहीं दिया। आपको मालूम है 65 के बाद 71 एक, मैं कहूंगा, एक वाटरशेड था। वाटरशेड इसलिए था कि उससे ना सिर्फ ज्योग्राफिया बदला, इतिहास बदला। एक ट्रीटी आई, उस ट्रीटी को सोचा गया कि शायद अब आपसी रिश्ते सुधरेंगे,
लेकिन फिर भी वही नहीं हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पाथ अडॉप्ट कर लिया। भुट्टो के वो फेवरेट वर्ड्स कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बना के रखेंगे। और धीरे 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 रिश्ते जो हैं खराब ही होते गए। जियाउल हक का रजीम आया, जियाउल हक के रजीम में पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन होनी शुरू हो गई। अभी तक जो मैं कहूँगा कि रिश्ते आपस में थोड़े बहुत भी सुधरने के चांसेस थे, जैसे जैसे इस्लामाइजेशन बढ़ती गई दिल की दूरियां भी बढ़ती गई और इसे बहुत ज्यादा मैं कहूँगा एक रिलीजियस लाइंस के ऊपर दोनों देशों को अलग करने की कोशिश की गई। उसके बाद एक दशक आया 80 का, जहां पर थोड़ा बहुत पीपल टू पीपल रिलेशंस बढ़ने शुरू हुए थे। कल्चर हमारी जो बैकडोर डिप्लोमेसी से कहते हैं वो थोड़ी स्टार्ट हुई थी। रिलेशनशिप बढ़े थे, आने जाने का लोगों में थोड़ा बहुत एक्सचेंज हुआ था, होप्स फिर बढ़ने लगी। लेकिन उसके बाद फिर मिलिटेंसी आ गई। वो मिलिटेंसी कश्मीर से शुरू होकर धीरे धीरे हिंदुस्तान में और भी जगह फैलाने की कोशिश की गई और ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स की स्ट्रेटजी जो है वो पाकिस्तान ने अपनाई। और अब क्या कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि लोग तो अभी भी यही चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे हों। हम तो यही चाहते हैं। हम तो पाकिस्तान की आवाम के हालात देख के काफ़ी हमको बुरा लगता है, क्योंकि जिस प्रकार की गुर्बत और जिस प्रकार का अंडर डेवलपमेंट हम देखते हैं मीडिया में भी और सुनते हैं पढ़ते हैं, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि हमारे ही भाई लोग हैं, हम एक ही, जैसे मैंने कहा, एक ही परिवार के हैं। एक परिवार के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, एक परिवार के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, दिल को बहुत दुख होता है। और इसलिए दुख होता है क्योंकि उनकी गलती कुछ नहीं है, अवाम की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ हुक्मरानों डाल चुके हैं। मैं समझता हूं कि जो आपके मुल्क के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ क्राइम्स परपेट्रेट किए हैं इंडियन सॉइल के ऊपर, और उनकी प्लानिंग और उनकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी वो पाकिस्तान में बैठ के प्लान की है। वो चाहे जकीरुर रहमान लखवी हो, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, या ऐसे अनेक लोग हैं जिनके विषय में हम बार बार आपको डॉजियर्स पे डॉजियर्स देते गए। आप लोगों ने कुछ किया नहीं। लखवी का तो ये हाल था कि साहब उसको कहने के लिए तो कैद थी, पर उसकी फैमिली प्लानिंग कहीं नहीं है। उसका अपना कुंबा बढ़ता चला गया, उसके बच्चे पैदा हुए जेल में से। तो मैं समझता हूँ कि एक आई वॉश जो है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर वाकई में, अगर हकीकत में जो आज इमरान खान साहब की जो तकरीर थी उसके अंदर अगर वो वाकई में सीरियस है इन चीजों को लेके, तो दैट सीरियसनेस शुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट, वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये शब्दों के हेरफेर में और ये कहते हैं ना कि बातों की जलेबियां बनाने से बेहतर ये है कि कुछ वो करके दिखाएं ग्राउंड के ऊपर, जिससे कि इस बात के ऊपर यकीन हो कि इमरान खान साहब वाकई में सीरियस है। और मैं आपको बताता हूँ ये सीरियसनेस का जो मुजाहरा है ना वो एक्शन से होगा। ये कहने भर से नहीं हो जाएगा कि साहब भारत को पहल, अरे भाई भारत ने तो पहल की 99 में, भारत ने पहल की तो आपने उठा के कारगिल कर दिया लाहौर डिक्लेरेशन के बाद। जब मोदी साहब गए आपके पास तो आपने उठा के पठानकोट कर दिया। आप लोग मानते कहाँ हैं? और आपके ना एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी, एक मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट है कि आपके मुल्क में अगर डायलॉग की बात करते हैं, डायलॉग किया किससे जाए, ये बात तो वाज़ेह हो ना पहले कि फौज से बात करनी चाहिए या आपकी जो हुकूमत है उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मेजर डिस्कनेक्ट है। ये एकता दिखाते तो हैं, पर कहीं देखिए क्या होता है कि आज बड़े एक्सटेंसिवली उन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, सेंट्रल एशिया के रूट्स खोलने के लिए, अफगानिस्तान के रास्ते से सेंट्रल एशिया को टच करने के लिए दो बड़े इकोनॉमिक जायंट्स इंडिया और चाइना की बातें करी, बहुत सारी बातें करी इमरान खान साहब ने। आज आप क्योंकि पैनी नजर रखते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके मुल्क के अंदर कैसे काम करती है जो सियासत है और पॉलिटिशियन सियासतदान कैसे काम करते हैं, पर जितना हम दूर से बैठ के देखते हैं मुझे ये समझ में आता है कि बहुत सी चीजें आपके मुल्क में सिर्फ कहने के लिए कह दी जाती हैं। उनके ऊपर अगर अमल किया जाए, आपकी स्टेट पॉलिसी आज तक इकोनॉमी के ऊपर फोकस क्यों नहीं हुआ? आज आप 4 मिलियन टन गंदम यानी कि वीट आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके मुल्क में जो चूल्हों पे चढ़ती दाल है वो 70% आपके बकौल आपके जो वजीर आजम है उनके वो इंपोर्ट की जाती है। कॉटन यार्ड की शॉर्टेज आपके मुल्क, इकोनॉमी के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते? और इकोनॉमी के ऊपर फोकस कौन कर रहा है? फौज। आपकी पाक फौज है, वो अपनी फौजी फाउंडेशन है, उनके बड़े बड़े जर्नैल हैं, ये पिज्जा चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या फैक्ट्रियां चला रहे हैं। इकोनॉमी के लिए तो ये अपने आप को तंदुरुस्त करते जा रही है आपकी फौज, बट
जो आपकी आवाम है उसके तो नोच नोच के मांस भी खा लिया, हड्डियों के अंदर से गुद्दा निकालेंगे। देखिए ये एक मैं हमेशा कहता हूं ना कि आपकी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है एज अ नेशन, एज अ कंट्री, योर प्रायोरिटीज आर वेरी मिसप्लेस्ड। और इंडिया से आप बात कीजिए, अच्छी बात है, बात कीजिए, बट जो कंडीशंस है उनको फुलफिल तो कीजिए। जो नॉन स्टेट एक्टर्स आपकी कंट्री में हमने जो पॉइंट आउट किए हैं, आप अगर इंडिया को हैंड ओवर नहीं कर सकते तो आप उनको कम से कम एक ट्रायल देके उनको पनिश तो कीजिए। वो तो यार बड़े बड़े मुजाहरे कर रहे हैं, बड़े बड़े वहां पे जलसे कर रहे हैं, ये हाफिज सईद और इन लोगों को तो आपने मतलब अगर माफ करना कि अगर आपके मुल्क में कोई दूसरा खुदा पैदा होता तो ये सब यही तो है, ये फौजी जर्नैल हो गए, ये हाफिज सईद हो गए, यही तो है आपके खुदा, और कौन है आजकल? नहीं, बहुत हद तक मैं आपकी बात से एग्री करूंगी, लेकिन यहाँ पे एक रमनिक जी एक चीज और है कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम कश्मीरियों की स्ट्रगल को पूरा सपोर्ट करते रहेंगे, और यूनाइटेड नेशन ने भी उनको गारंटी दी है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और उस चीज में पाकिस्तान का साथ देगा। ये दोनों चीजें वैसे तो देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के फेवर में है कि कश्मीर का इशू सॉल्व हो जाए, लेकिन एक तरफ जो है वो कहा यह जाता है कि पाकिस्तान से आप लोग कहते हैं, मुसलसल कहते हैं कि टेररिस्ट भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज क्यों कंट्रोल में नहीं आ रही गवर्नमेंट के, चाहे वो पाकिस्तान की हो या भारत की हो? आपकी एजेंसीज हैं, आपकी फौज हमसे बड़ी है, तो फेंसेस भी लग चुकी हैं, तो आखिर ये चीज फिर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये बात बहुत बार कही है, और नॉन स्टेट एक्टर्स को जो आप कह रहे हैं तो बिल्कुल उनसे तो हम खुद भी तंग है, क्योंकि वो हमें भी भुगतने पड़ते हैं। लेकिन इसका क्या सोल्यूशन क्या है इसका, ताकि हमारे ऊपर जो फूड क्राइसिस हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का इशू हो, वो भी इमरान खान ने आज जिक्र किया, तो उस पर काम कैसे होगा जब तक ये चीज यहाँ पे नहीं रुकेगी? देखिए, मैं कश्मीर पे थोड़ी सी देर में आता हूँ। पहले मैं ना जो आपके इंटरनल मसाइल हैं उनको एक दफा बड़ा दूर से हल्का सा ब्रश अप कर देते हैं, एक बार टचअप कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। आप मुल्क के अंदर आबादी इस स्पीड से बढ़ रही है कि जिसके कहने नहीं है, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, देयर आर सर्टेन मेजर जो इस्लाम में बैन है। वो कहते हैं कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज कर सकते, और जो अबॉर्शंस है वो नहीं कर सकते, कोई लिमिट नहीं है। आप तो कहते हैं कि साहब माफ करना, मतलब आपसे मेरी मुराद है कि यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि साहब ये तो अल्लाह की देन है, आ रही है तो आ रहे हैं भैया, आ रही ऐसे थोड़ा आ रहे हैं, ये तो सारी दुनिया को पता कैसे आते हैं, और उसके ऊपर कोई लगाम ही नहीं है। अब लगाम नहीं, अगर आपके पास फूड सिक्योरिटी के लिए आबादी आपकी बेतहाशा बढ़ती चली जाएगी, आपको फूड सिक्योर तो करना पड़ेगा ना गरीबों के लिए। और आज इमरान खान साहब बात करते हैं सब्सिडीज को लेके कि जी हम टारगेटेड सब्सिडीज देंगे, गंदम के ऊपर सब्सिडी देंगे। अरे भगवान, तुम अपनी पहले आबादी को कंट्रोल कर लो, और सब्सिडीज को अगर आप देंगे तो IMF आपको अगली किस्त नहीं देगा जो 500 मिलियन की आपके पास आनी है, क्योंकि दे डिनाउंस सब्सिडीज। वो कहते हैं आपके मुल्क में टैक्सेस क्यों बढ़ रहे हैं, आपके मुल्क में बिजली क्यों महंगी हो रही है, आपके मुल्क में गैस क्यों महंगी हो रही है, आपके मुल्क में गंदम क्यों महंगी हो रही है, बिकॉज आपकी ये सारी चीजें हैवीली टैक्स्ड है। और ये टैक्स ऐसा नहीं कि इमरान खान अपनी फ्री विल से लगाता चला जा रहा है, इमरान खान के ऊपर दबाव है, और वो दबाव फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, क्योंकि आपने किस्तें भरनी है। EMI कहते हैं ना, हर महीने किस्त भरनी है आपने, जो आप लोन लेके बैठे इतने बड़े बड़े, आपको हर बार किस्त भरनी है। तो आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज, आपकी फिस्कल जो मैनेजमेंट है, आपकी फिस्कल पॉलिसीज, दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद हाउ द वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स। जो एक पैसा देने वाला व्यक्ति है, या कंपनी है, या मुल्क है, या कोई भी बैंक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको उस कंडीशन पे पैसा देगी कि आप डिफॉल्ट ना करें। ठीक, ये तो हो गई पहली बात आबादी के लिए। दूसरी बात फूड सिक्योरिटी। जब आप अपना 70% दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, 4-4 मिलियन टन आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है, आपकी इकोनॉमी का जो हाल है, आपके पेटा के चेयरमैन है को पैसा दिया हाफिज सईद ने, और वो टेररिज्म जो थी, किसने दिया, किसने वो टेररिज्म किसको बोल रहे हैं? क्योंकि हाफिज सईद तो ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तान के अंदर कुछ करता हूं, ये तो हाफिज सईद नहीं कहता। हाफिज सईद तो खुला ये कहता है कि मैं इंडिया के अंदर करता हूं। वो खुद मतलब ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हाफिज सईद ने जो लश्कर तैयबा बनाई थी, और जो जमातुल दावा है या फलायत इंसानियत फाउंडेशन है, जो कि एक NGO का जामा पहन के उसके नीचे ये सब टेररिस्ट एक्टिविटीज और दहशतगर्दी या आतंकवाद करती है। तो अगर पाकिस्तानी ये कहते हैं, पाकिस्तानी कोर्ट से कहती हैं आरजू जी की उसको हमने डाला है जेल में फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग, तो उसने कौन सा टेरर फाइनेंस करा, उसको फाइनेंस कहां से मिला, और
उसने किसको पैसे दिए, और जो टेररिज्म थी हाफिज सईद ने कहां पे करी, कम से कम ये तो क्लियर हो उसने कहां पे करी। क्योंकि हाफिज सईद खुद कहता है कि पाकिस्तान के अंदर मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने जो भी करा है बाहर। कहां पे करी उसने? ईरान में करी, यूरोप में करी, इंडिया में करी, कहां पे करी? कुछ पता तो लगे। एक चीज मेजर साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि ये जो हाफिज सईद या इस तरह के लोग होते हैं, इनको एक मजहब के नाम पे बहुत ज्यादा डोनेशन मिलता है। आप सोच नहीं सकते जो लोग यहाँ पे देते हैं, हर तरह के जो बड़े बड़े, ये नहीं कि आम लोग तो देते ही हैं जिसकी जो हैसियत होती है, लेकिन जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इन्हें बहुत पैसे देते हैं। सालाना इनको करोड़ों के उसमें मिलते हैं। सिर्फ ये हाफिज सईद की बात नहीं है, इस तरह के जितने भी ये रिलीजियस सो कॉल्ड स्कॉलर्स या ये मुल्ला या ये जिहाद के नाम पे, कश्मीर के नाम पे, मजहब के नाम पे ये बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं। और इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप किसी से ये कह देंगे कि हम जिहाद कर रहे हैं, तो ये पैसा इनको यहाँ से भी मिलता है। लेकिन अब उसमें ये नहीं पता कि लोग हो सकता है अच्छी नीयत से देते हों, लेकिन ये उसका मिसयूज करते हैं। तो उस चीज को भी मेरे ख्याल है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और एक चीज और है कि इंडिया के खिलाफ भी जो है एक DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रिसेंटली, आपने देखा होगा। उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। बहुत से एलिगेशंस लगाए हैं उन्होंने, और बल्कि अब तो वो यूनाइटेड नेशन में भी लेके शायद जा चुके हैं या जा रहे, मेरे ख्याल पहुंच गए। किस तरह देखते हैं आप इस चीज को? दो चीजें हैं। पहली बात तो आपने देखा ना कि जिहाद का कोई अच्छा पहलू नहीं होता। मैं आपके पहले कमेंट्स का आंसर दे दूं, उसका बुरा ही पहलू है, उसका कोई अच्छा। ये आप कह सकते हैं कि जिहाद नफ्सियात से होती है और ये सब, ये लंबी चौड़ी बातें हैं। असली बात जो दुनिया समझती है जिहाद का मतलब, देखिए किसी पाक किताब में क्या लिखा है वो तो, अगर किसी नॉन मुस्लिम में कुरान शरीफ में क्या लिखा है वो नहीं पढ़ी तो उसने नहीं पढ़ी, ठीक है। आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो उसकी पाक किताब नहीं है। लेकिन वो जो है वो ये देखता है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जमीन पे क्या करते हैं। मुझे इससे एज अ हिंदू, आई एम अ हिंदू, अब मुझे इससे क्या लेना देना कि कहां पे, किस पन्ने में, किस सफे में, किस चैप्टर में, किस वर्स में क्या लिखा है। मैं तो ये देखूंगा कि जो उस किताब के नाम पे अगर गलत कुछ कर रहा है तो वो कर क्या रहा है, मुझे क्या उससे फर्क पड़ रहा है उसके एक्शन से। तो एक तो हाफिज सईद को वो देखना चाहिए, हाफिज सईद या कोई भी ये आपके जैश मोहम्मद का है, ये मौलाना मसूद अजहर, और भी हैं सैयद सलाउद्दीन है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ आरजू जी की ये जो पूरी बात है ना कि उसको लोग डोनेशन देते हैं, जरूर देते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, आम लोग डोनेशन देते होंगे। मैंने भी वीडियोस देखे हैं कि वो मसाजिदों के बाहर वो बॉक्स, डोनेशन बॉक्स है, लोग पैसा दे रहे हैं और ये बोला है कि 10 रुपए दो तो 10 रुपए की एक गोली आएगी जिससे काफिर, ये बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले ऐसा होता था। अब तो गोलियां भी महंगी हो गई हैं, तो अब इतना लोग पैसे देते हैं, सब कुछ देते हैं। बट मेरा सवाल सिर्फ ये है कि चलिए मैं कहता हूं कि आम पाकिस्तानी ने मजहब के नाम पे हाफिज सईद को डोनेशन दिया, पर जो लोग ये कहते हैं कि हाफिज सईद ने पैसा लेके दहशतगर्दी करी है, वो कहां करी, कहां करी? कुछ पैसा लेना अपने आप में जुर्म नहीं है, पर उस पैसे की जो उसने दहशतगर्दी, और पाकिस्तानी आवाम को एक मिनट के लिए आप कोने में रख दीजिए, ठीक है, आप कह रही हैं वो बेगुनाह है, मैं मान लेता हूं वो बेगुनाह है, हम उस पर बहस ही नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि सवाल सिर्फ ये है कि हाफिज सईद और लश्कर तैयबा ने दहशतगर्दी कहां करी उस पैसे को लेके, ये तो पता लगे ना कि कहां करी। और दूसरी चीज ये है कि अगर दहशतगर्दी हुई है और पाकिस्तान ने उसको जेल में डाला है तो ठीक है, जिसने 10-15 रुपए दिए हैं, जो 20, 25, 50, 100 रुपए दिए, जो आम पाकिस्तानी है, आप सबको तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर किसी बिजनेस, बड़े बिजनेस हाउस ने, जैसा आपने बोला पाकिस्तानी कॉर्पोरेट हाउस ने लाखों करोड़ों में अगर चंदा दिए तो कम से कम उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी जो आपने बात करी थी ना, DGISPR और शाह महमूद कुरैशी भी थे वहां पे, मैंने वो पूरी आरजू जी वो कॉन्फ्रेंस देखी और मुझे उस कॉन्फ्रेंस में कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि इंडिया में कुछ 60 टेररिस्ट कैंप्स हैं, इंडिया में दहशतगर्दी आतंकवादी कैंप्स हैं 60। तो मेरा सवाल है 65 क्यों नहीं है, 55 क्यों नहीं है, 50 क्यों नहीं है? उनकी कोई लोकेशन नहीं दी। उन्होंने बोला हरियाणा में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, और यहाँ पे भी हैं, वहां पे भी हैं। उन्होंने 5 स्टेट। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं, ठीक है ना, और मैं बोलता हूं पाकिस्तान में 5000 टेररिस्ट कैंप्स हैं, कराची में 1000 है, लाहौर में 1000, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। जब इंडिया ने पाकिस्तानी टेररिस्ट कैंप्स का पता दिया था, हमने प्रॉपर आरजू जी ग्रिड रेफरेंस दी थी, लैटिट्यूड ये है, लॉन्गिट्यूड ये है, इस ग्रुप का है, यहाँ पे है, ये इसकी करेक्ट लोकेशन है, और लास्ट नोन यहाँ पे 25 लोग थे या 20 लोग थे। जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं ना,
तो मैं आपको ये बोलूं कि आरजू जी, ये तो यही बात हो गई ना कि अगर मैं थोड़ा हंसी मजाक के उसमें बोलूं कि मैं बोलूं कि आरजू जी आप हमारे घर पे आइएगा, दावत है, ठीक है, किस तारीख को दावत है मैंने आपको नहीं बताया, मेरा घर कहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया, आप घर परिवार के साथ आ सकते हैं कि आपको अकेले आना है दावत पे, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने उड़ी उड़ी बात आपको कर दी, राइट। वो पूरी चीज ऐसी है। और कोई भी उसमें 2-3 और भी चीजें हैं जो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं आरजू जी की, जैसे आईएसआई है, आईएसआई एक फौजियों की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर सर्विसेज कहते हैं उसको, इंटर सर्विसेज है नहीं, है तो बेसिकली आर्मी की, क्योंकि डीजी उसके बहरहाल हमेशा डीजी आईएसआई तो हर समय एक पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल रहे हैं। नेवी और एयरफोर्स का तो मैंने कोई देखा नहीं कि नेवी का कोई एडमिरल हो या एयरफोर्स का कोई बहुत सीनियर कोई रैंक का ऑफिसर हो, ये तो मैंने कभी देखा नहीं। मैंने तो पिछले 5, 7, 10 जो भी आपके हुए हैं, मुझे नहीं पता शुरू से क्या हिस्ट्री है, लेकिन मैंने तो आर्मी देखी है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान जब भी उन्होंने नाम लिया जनरल, ये कोई कर्नल राजेश है जो अफगानिस्तान में टीटीपी और इन सबको मिला रहा है और ये कर रहा है, सो कॉल्ड उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। आरजू जी मेरा सवाल सिर्फ ये है ना कि आपको जो इंडियन एजेंसीज हैं वो सारी सिविलियन हैं, छोड़ के मिलिट्री इंटेलिजेंस। उन्होंने रॉ की बात करी, रॉ एक सिविलियन एजेंसी है। अब हमारे यहाँ जो पावर है इंडिया में वो फौज के पास नहीं है। तो जब भी पाकिस्तानी ये सब लोग एजेंसी झूठ भी बोले ना, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि आपने बोला कि कर्नल, एक कर्नल है, आप ये समझ लीजिए उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और 5-10 अलग पाकिस्तानी एजेंसीज को वो एक साथ मिला के उनका कंसोर्शियम बना रहा है, जैसे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी होगी। एक कर्नल, अभी तो मेरे कोस्टमेट भी ब्रिगेडियर बन गए, मैं इतना बुढ़ा हो चलो, मेरे कोस्टमेट ब्रिगेडियर बन गए, तो अभी क्या कर्नल को ये पता नहीं। और इट्स अ सिविलियन एजेंसी। आपने बोला वो जनरल वो कर रहा है, ये जनरल वो कर रहा है, नहीं है ऐसा। इंडिया में ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान में इंडिया कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, इंडिया के कुछ वो नहीं होंगे, लेकिन ये जो हर चीज में फौजियों का नाम लेना ना इंडिया का, कि एक फौजी है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में फौजी हैं ही नहीं। इट्स अ सिविलियन एजेंसी, राइट। इंटेलिजेंस ब्यूरो, इट्स अ सिविलियन एजेंसी। इनके हेड आईपीएस ऑफिसर्स हैं। आईपीएस इज इंडियन पुलिस सर्विस। ये पुलिस की एजेंसीज हैं, ये हमारी जो एक्सटर्नल है और इंटरनल भी है इंटेलिजेंस ब्यूरो। हाँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस में ऑब्वियसली, क्योंकि इट्स कॉल्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस, उसके ऑब्वियसली उसमें मिलिट्री वाले होंगे, लेकिन एमआई का रोल बिल्कुल अलग है। तो मैं तो इस डॉजियर को सीरियसली इसलिए भी नहीं लेता आरजू जी, क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि उन्होंने कैसे करा है, क्योंकि प्रूफ उन्होंने कहीं नहीं दी। उन्होंने इल्जाम बड़े लगाए हैं और पाकिस्तानी मीडिया ने भी वो इल्जाम खूब स्वॉलो कर लिए, बट उसमें डिटेल नहीं है। अगर आप इसको कहीं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर आएंगे ना, वो पहले दिन जो 2 साल की नौकरी वाला भी वकील होगा ना, 2 साल की नौकरी जिसकी होगी, वो उठा के बाहर फेंक देगा। वो बोलेगा बॉस इसमें डिटेल्स है ही नहीं कुछ, लेकिन वो लेकर गए हैं। नहीं है। बिल्कुल उनका हक है। बिल्कुल आरजू जी, वो लेकर गए हैं, मुझे इसका इल्म है और मैं चाहता हूं वो लेकर जाएं। वो सिर्फ यूएन में लेकर ना जाएं, वो लेकर हर एक, जो मैं तो कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद में जितने भी आपके एम्बेसीज हैं, सबका एक बहुत बड़ा फंक्शन करें। ग्लोबल मीडिया को, अल जजीरा को, बीबीसी को, सीएनएन को, सबको बुलाएं और सबके सामने डॉजियर उनको देना। आप सिर्फ यूएन तक क्यों महदूद हैं? आप सिर्फ क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ यूएन को देने हैं? इस्लामाबाद में तो करीब 150 कंट्रीज के एम्बेसीज होंगे मेरे हिसाब से। अब सबको बुलाएं ना, आप सबको बुलाएं और सबको दें कि ये देखिए, ये भारत का ये किरदार है, भारत की ये करतूतें हैं, आप सबके सामने एक्सपोज करें इंडिया। मैं तो कह रहा हूं, मैं पहले भी 10 बार ये नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है झूठ बोल रहे हैं, राइट। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आरजू जी? बिल्कुल देखी ना? आप उसमें ये बताइए कि इन्होंने कुछ डिटेल्स क्यों नहीं दी। जैसे हमने जब 26/11 जब हमने 26/11 की डिटेल्स दी थी आरजू जी, हमने रिकॉर्डिंग दिखाई थी, हमने परवेज मुशर्रफ की आवाज सुनाई थी, आपका जनरल अजीज था कोई, इफ आई रिमेंबर द नेम, हमने उनकी आवाज सुनाई थी और हमने बोला था कि ये जो आवाज है ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की, आप इनकी भी, आई थिंक उस समय वो चाइना में थे, कहीं थे, और हमने ये भी बोला था कि आप दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी से चेक करवा लीजिए कि परवेज मुशर्रफ की आवाज है कि नहीं। हमने विद प्रूफ दिया था, बट इन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ बोला कि हरियाणा में भी हैं, यहाँ पे, ये तो थैंक गॉड इन्होंने तमिलनाडु और केरला का नाम नहीं लिया, कह सकते थे।
प्रूफ चाहिए लेकिन ना अब आपको। हो सकता है आगे फिर उसके ऊपर मजीद डिटेल्स दें जब यूनाइटेड नेशन में गए हैं, तो ऐसे ये इनकम्प्लीट चीजें लेकर तो नहीं जा सकते। इतनी अकल तो इनमें होनी चाहिए कि ये इस तरह से जब तक प्रूफ कंप्लीट ना हो ये ना जाए। लेकिन ये गए हैं तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ है इनके पास। लेकिन साथ ही एक अभी रिसेंटली एक टेरर अटैक हुआ था मेजर साहब, आपकी बात के साथ ही मैं उसको भी जोड़ दूं। उसमें भी कहा गया कि जी मेडिसिन निकली है जो कराची की बनी हुई थी इस तरह का। तो आपको लगता है कि आईएसआई को कि या हमारी एजेंसीज इतनी कमजोर हैं कि वो जेब में ऐसी चीज डाल के भेजेंगी जो वहां पे पकड़ी जाए और एड्रेस पता लग जाए? इस तरह से क्यों होगा? कि ऐसा नहीं लग रहा कि क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं कह रही हूँ कि डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे बचने के लिए आप लोगों ने ये सब कुछ खुद किया है, ये एक इम्प्रेशन है यहाँ पे। देखिए, दो चीजें आपने बोला ना कि हमारी एजेंसी इतनी बेवकूफ नहीं है पहले भी, और अगर जाएंगी तो कुछ तो लेकर जाएंगी, हो सकता है कि लेकर जाएं। तो वो पुरानी कहावत है, हमारे उत्तर प्रदेश में कहते हैं, पुरानी एक कहावत है कि अगर चाची की मूछें होती तो वो भी चाचा कहलाती, है ना। तो होता तो होता, किसको क्या पता है क्या इनके पास अगर कुछ है तो देखेंगे फिर। आरजू जी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने ये बोला कि कि वहां पे कराची बहुत जबरदस्त वो वीडियो भी है, लेकिन ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा होल्ड तो आपका उसी के ऊपर है कि पॉलिटिक्स पे और जो डिफेंस वगैरह की जो आप बात करते हैं। तो सबसे पहले मेजर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा आपकी वीडियोस के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है। आपको मालूम है अभी रिसेंटली एक जो है फखर दुरानी, उनके ऊपर भी एक पाकिस्तान में जो है वो केस बना, उनको काफी थ्रेट्स वगैरह आई और कहा गया कि जी मेजर गौरव को जो डॉक्यूमेंट्स हैं जनरल बाजवा के हवाले से, असीम सलीम बाजवा के हवाले से उनका नाम लिया गया क्योंकि उनकी दोस्ती है अहमद नूरानी साहब के साथ। तो ये कहाँ तक ये बात ठीक है? आरजू जी, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया अपनी शो पे, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये मैं ना दुरानी और नूरानी, ये जो दोनों भाई हैं, ना मैं दुर्रानी को जानता ना मैं नूरानी को जानता। ये तो वैभव ने मुझे फोन करके बताया कि ये आपका कोई नाम ले रहा है ऐसे, और को दुर्रानी फंस गया है इसमें। तो मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है कि मतलब मेरे चलते ना लोग एक को, अब कौन है दुर्रानी, मतलब कोई, मैंने दो चार मैं बता रहा हूँ कि कौन से सहाफी हैं जिनको मैं पाकिस्तान में उनकी राइटिंग्स, उनकी शोज को फॉलो करता हूँ। मैं हामिद मीर साहब को फॉलो करता हूँ। मैं ऑब्वियसली मैं हसन निसार साहब का बहुत जबरदस्त फैन हूँ। आया जमीर साहब हैं आपके, पहले डॉन के लिए लिखते थे, अब द न्यूज के लिए लिखते हैं। मैं आया जमीर साहब को लिखता हूँ, पढ़ता हूँ उनको बहुत। और भी काफी लोगों को पाकिस्तान के जो लिखते बहुत अच्छा है आपके जो लोग हैं पाकिस्तान में, तो उनको मैं बहुत रीड करता हूँ, फॉलो करता हूँ और उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये सब चीजें ना कि इसका एजेंट है और ये सब, मुझे लगता है कि ये किसी को ना जबरदस्ती, अब उन्होंने एक जिसको कहते हैं जिन्न पकड़ लिया ना, गौरव आर्या नाम का। अब आपको जो समझ में नहीं आया, जो आपके खिलाफ लिखेगा, खिलाफ मतलब पाकिस्तानी फौज के या डीप स्टेट के खिलाफ या सरकार के खिलाफ जो लगे, आप लोग बोले इसी का एजेंट है, ये मेजर सब करवाता है। अच्छा, मैं एक सिर्फ आरजू जी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक टीवी एंकर हूँ, राइट। आपने बोला सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मेरे पास सेंस ऑफ ह्यूमर के अलावा और कुछ है नहीं ज्यादा कि मैं आपको बोलूं कि मैं बहुत साहब एक जबरदस्त टीवी एंकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपने देखा है टीवी पे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न। मैं भी मीडिया में नया नया आया हूँ, तो ना मैं कोई ऐसा कोई टॉप का एंकर हूँ, ना मैं कोई, ये पता नहीं इन लोगों ने कुछ ऐसा करके, और मुझे तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सा लगता है ना जब ये दुर्रानी और नूरानी जो है ना, साबरी ब्रदर्स कव्वाल, बेचारा एक नूरानी फंस गया, एक दुर्रानी फंस गया। मुझे तो अब इनके पीछे लोग लग गए हैं। वो मैंने सुना था, वो वीडियो किसी ने भेजा था, वो मतीउल्लाह जान साहब हैं, मतीउल्लाह जान साहब अपना इंटरव्यू कर रहे हैं और उनके वकील हैं, एक वकील से बात कर रहे हैं और उनसे ये सब चीजें, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ये सब होगा। और वो जो दूसरा वीडियो जिसमें वो मौलाना साहब जो हैं, वो मौलवी साहब जो हैं, वो मस्जिद में बोल रहे हैं कि वो इंडिया का जो मेजर है ये सब, और पता नहीं क्या, वो शिया सुन्नी फसादात, मतलब देखिए, जब तक अगर 2 मिनट के लिए आप मान भी लीजिए, मैं कह रहा हूँ फर्ज कीजिए, हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके आप सोचिए कि अगर कोई ऐसा है कोई इंडिया में जो करवा भी रहा है ना, अगर ऐसा है तो करवा कोई नहीं रहा, बट हाइपोथेटिकली एकेडमिकली सोचिए, तो फिर ऐसा क्यों है कि ये शिया सुन्नी तो मैंने नहीं बनाया ना, ये गौरव आर्या ने तो नहीं बनाया, या इंडिया की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी ने बैठ के बोला कि
और मुसलमान 2 हिस्से में तकसीम होंगे, एक को हम शिया बोलेंगे, एक को हम सुन्नी। हमने तो नहीं मनाया। और खुद इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, इमरान खान साहब ही इज ऑन रिकॉर्ड। आप देखिए, उनका एक न्यूज चैनल है, मैं नाम भूल गया हूँ, इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, रिसेंट उनका इंटरव्यू है कि सिपाही साहबा वाले उनके पास आए थे और सिपाही साहबा वालों ने उनको बोला था कि खान साहब आप हमारी शियाओं से दोस्ती कराएं क्योंकि एजेंसी वाले कहते हैं इनको मार दो। अब ना मैं पाकिस्तान की एजेंसी कंट्रोल करता हूँ, ना मैं इंडिया की एजेंसी कंट्रोल करता हूँ, ना मैं सिपाही साहबा कंट्रोल करता हूँ, ना शिया ना सुन्नी, मतलब पर इनको कोई चाहिए, एक होता है ना द फॉल गाय, इनको एक चाहिए कि भाई ये जिन है, ये जिन है, तो ये रात को पंखा घूम रहा है तो इसके चलते घूम रहा है, सो दे वांट समबडी टू ब्लेम, सो दे हैव कॉट मी। लेकिन ये चीज क्रिएट भी तो शायद आपने खुद ही की है ना, आप इस तरह से डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे अपनी वीडियोस में, आप बात करेंगे हाफिज सईद की, आप इस तरह की FATF की बात करेंगे, या बलूचिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो आप अक्सर कहते हैं कि जी वहां पे इंडियन आर्मी को या इंडियन गवर्नमेंट को अटैक कर देना चाहिए। तो ये नेगेटिव चीजें तो आपने खुद ही क्रिएट की है ना अपने लिए, वरना आप कोई ऐसी बात भी कर सकते थे जिससे लोग आपको मतलब पसंद करते, लोग चाहते कि आप यहाँ पर आए, अब तो उल्टा आपके पुतले जलाए जा रहे होते हैं। तो वो मुझे खैर देख के अफसोस ही होता है, क्योंकि एज लॉन्ग एज आई नो यू आर वंडरफुल पर्सन। लेकिन फिर वही बात है कि बिल्कुल मौलाना साहब की भी आपने जिक्र किया, लेकिन उनको भी मेरा ख्याल है वो आपको जानते भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आपका नाम नहीं लिया, वो सिर्फ यही कहते रहे कि कोई मेजर है और इस तरह से करके। तो ये चीज, ये सिर्फ एक वीडियो आपने देखी है, लेकिन यहाँ पे जो मेन TV चैनल्स है ना, जो न्यूज चैनल्स है, उनके ऊपर भी यही बात हो रही है। मैं एक न्यूज चैनल पे गई थी और वो मुसलसल यही बात कर रहे थे कि आपकी वीडियोस के हवाले से कि आपको जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर करवा देना चाहिए यूनाइटेड नेशन से। तो इस लेवल पे बात जा चुकी है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको ना कि लोग कह रहे हैं कि लोग आपको पसंद करते, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग मुझे कहीं के भी पसंद करें, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है कि लोग मुझे पसंद करें, ठीक है। मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त मुझे पसंद करते हैं, मेरे लिए बहुत है, इतना मैं इमोशनल बैगेज लेकर नहीं चाहता, वहां के लोग पसंद नहीं करते, यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, ना करें। आपने वो गजल सुनी होगी जगजीत सिंह की, किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं। रंजिश यानी दुश्मनी। तो आदमी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जिसके जितने हाई प्रोफाइल दुश्मन होते हैं, जितने ज्यादा दुश्मन उतना इंपॉर्टेंट आदमी, वरना जो सड़क पे बेचारा आम आदमी चलता है उसका कौन दुश्मन है। दूसरी चीज ये है कि आप कह रहे हैं कि आरजू जी, आपने बोला कि साहब आपने FATF की बात क्यों करी, आपने ना ये सब ये मुख्तलिफ आपने बातें क्यों करी, और हाफिज सईद की, मतलब हाफिज सईद हमारे मुल्क में आए, बेगुनाह लोगों को मारे, अपने लोग भेजे, आतंकवादी दहशतगर्द भेजे, मरवाए, और हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। हाफिज सईद जो कि यूनाइटेड नेशन से डिक्लेयर्ड एक टेररिस्ट है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब्ड है, वो आज की तारीख में भी पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तानियों के लिए हीरो है। परवेज मुशर्रफ साहब ऑन रिकॉर्ड है, आप देखिए, वजाद खान का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बोला है कि लश्कर तैयबा हमारी हीरो है, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। तो जो यूनाइटेड नेशंस से ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, जो अमेरिका से ग्लोबल टेररिस्ट, दुनिया से ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, वो पाकिस्तान का फॉर्मर आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट कहता है कि भाई ये हीरो है पाकिस्तानी कौम का। और एक इंडिया में बैठा सा एक अदना सा छोटा सा एंकर जिसकी इंडिया के टॉप 100 एंकरों में गिनती नहीं आती, टॉप 10 तो भूल जाइए, टॉप 100 में जिसकी गिनती नहीं आती बेचारे की, उसने यूट्यूब का वीडियो बना दिया तो पूरी कौम का दुश्मन बन गया। ये आपको लॉजिकल लगती है बात? अभी तो मैं मीडिया में बहुत जूनियर हूं, मुझे 15 साल 20 साल लग जाएंगे और तब तक शायद मेरी आंखें काम करना बंद कर दें, बिकॉज मेरी भी उम्र बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग थोड़ा ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस चीज को, जो कि नहीं देनी चाहिए। नहीं खैर, आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ज्यादा कम करके बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोग आपको नहीं जानते। लेकिन एक चीज मैंने ये क्वेश्चन मैंने वैभव सिंह जी से भी किया था, लेकिन मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि हाफिज सईद की बात हुई तो लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब ने अपनी एक वीडियो रिलीज की है, उन्होंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है। तो उसपे उन्होंने कहा कि $100 मिलियन का इनाम रखा है हाफिज सईद के सर पे अमेरिका ने, कि अगर कोई ये साबित कर दे कि वो मुंबई अटैक में इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने कहा कि वो मुंबई उसमें अगर इन्वॉल्व होता वो तो अभी तक कोई ना कोई पैसे ले गया होता, तो अभी तक कोई कुछ नहीं बता सकता। एक चीज तो उन्होंने ये कही। दूसरी उन्होंने ये बात की कि जब मोदी जी आए थे नवाज शरीफ साहब के टाइम पे यहाँ पर,
तो उस वक्त कोई इलेक्शंस होने वाले थे और उनके इलेक्शंस क्योंकि वो हार रहे थे वो इलेक्शंस और उनको लग रहा था कि वो हार जाएंगे, तो उन्होंने जाके वहां पर जो हुआ था, मेरे ख्याल उड़ी का वाकया हुआ था या कौन सा, तो वो खुद करवाया था इंडिया ने सिर्फ इसलिए ताकि मोदी जी इलेक्शंस जीत जाए। तो ये दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं, दोनों बातों को उनकी? देखिए, पहली चीज तो ये जो अमजद शोएब साहब ने क्या बोला था, पहला वाला आरजू, आप मैं आई एम सॉरी, आपने नहीं जो नहीं, पहला मैंने ये पूछा था कि अमजद शोएब साहब, एक तो ये जो था ना मोदी जी का उनका कि वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद उन्होंने खुद जाके वहां पे जो है गड़बड़ मचाई इंडिया में और ये कहा, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि अच्छा, ठीक हाफिज है, सईद के सर 26/11 100 जी मिलियन का 100 मिलियन का जी इनाम अगर नहीं, रखा है। अमेरिका ने ये कहा है कि अगर कोई साबित कर दे मैं समझ तो गया, मिलेगा। मैं समझ गया, मैं समझ हाँ, गया। एक तो ना लेफ्टिनेंट जनरल शोएब साहब मेरे सीनियर हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई फौजी, चाहे वो पाकिस्तानी आर्मी का क्यों ना हो, जब किसी दहशतगर्द के लिए गवाही दे। ये ठीक बात नहीं है। आप एक जर्नल हैं फौज के, और आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए। फिर पाकिस्तान ना विक्टिम कार्ड भी प्ले करता है कि साहब हमारे इतने बंदे मारे गए, 40,000, कोई 70,000, कोई 1 लाख, 2 लाख, जितने बंदे उतने मुंह, जितनी बातें, ऐसी बातें करते हैं। तो आप जब गवाहियां देंगे हाफिज सईद के लिए, तो फिर हाफिज सईद जैसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा। फिर वो जैसे एहसानुल्लाह एहसान है, जिसने वो 16 दिसंबर वाला वाकया करा था, जो एपीएस पेशावर वाला वाकया, ये सब वगैरह वगैरह। दूसरी चीज है कि 100 मिलियन का अवार्ड नहीं है हाफिज सईद के ऊपर। हाफिज सईद की 100 मिलियन का तो ओसामा बिन लादेन के ऊपर तक नहीं था 100 मिलियन का अवार्ड। तो ये अमजद शोएब साहब ने पता नहीं कहां से फिगर निकाल के लिया है। 100 मिलियन का अवार्ड होता ना उसके ऊपर, 100 मिलियन का अवार्ड होता तो इमरान खान खुद जाके उसको मार देता और 100 मिलियन लेके बाहर दुबई में सेटल हो जाता। तो किसी का ये कहना है कि 100 मिलियन का अवार्ड है। तीसरी चीज ये है कि 26/11 तक की जहां पे बात है, तो हमने उसका प्रूफ दिया था। हमने तो जनरल अजीज और परवेज मुशर्रफ की रिकॉर्डिंग दी थी। एक जो रिकॉर्डिंग थी जनरल, उसकी हमने रिकॉर्डिंग दी थी जब वो बीजिंग में थे। बड़ा रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक चीज़ है अंबर के, मैंने कुछ अर्से पहले सोनू निगम एक सिंगर हैं इंडिया के, उनका एक जी वीडियो क्लिप आया था छोटा सा, तो उसमें वो कह रहे थे कि वो अजान की आवाज़ जो है उससे बहुत वो डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं मॉस्क में और उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होती है। तो यहाँ पर भी वही है कि लाउड स्पीकर्स हैं और सब है। तो जी आप क्या समझती हैं कि ये होना चाहिए, लाउड स्पीकर्स होने चाहिए या इसके बगैर ही अजान होनी चाहिए ताकि लोग परेशान ना? हमारे इस्लामाबाद में मैं हूँ और यहाँ तो जो मस्जिद के पास घर होता है ना उसका रेंट भी कम होता है क्योंकि उधर इतना शोर आता है ना बहुत से। अब जी मेरे जी लोग गर्दन काटने के लिए आ जाएंगे, तो वो नहीं उससे लोग इतना डिस्टर्ब होते हैं। तो आपके ख्याल से कि किसी भी रिलीजन को खास तौर पे, जैसे हम लोग तो इस्लामिक कंट्री में है, उसको प्रमोट करने के लिए क्या ये लाउड स्पीकर ज़रूरी है? देखिए, अगर हम बात करें, जो हमारा भारत का, हिंदुस्तान का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें इजाजत देता है कि हम अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस और प्रीच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लाउड स्पीकर की बात करें तो इस्लाम की रूह से या इस्लामिक उसमें पहले लाउड स्पीकर तो होता नहीं था। आपको अजान करनी है, जो आसपास के लोग हैं, पहले ऐसे ही लोग बुलंद आवाज में अजान दिया करते थे और आसपास के लोग उसको सुन लेते थे। और कुछ कंट्रीज में एफएम पर भी अजान होती है ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं और लोग जो अपने घरों में एफएम ऑन रखते हैं अजान को पर्टिकुलरली सुनने के लिए, ताकि वो अजान को सुने और चले जाएं। तो जरूरी नहीं है कि लाउड स्पीकर पे आजान हो या लाउड स्पीकर पे नमाज हो या खुतबे हो। पर्पस हमारा है कि हम लोगों को बुलाएं और किसी को भी हमारी वजह से परेशानी ना हो। ये इस्लाम कहता है कि आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें कि आपकी वजह से किसी को कोई किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो अगर इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं राजनीति या पॉलिटिक्स की बात करें तो उनको लगता है कि ये हमारे धर्म को पे या हमारे मजहब पे सीधा टारगेट किया जा रहा है। मजहब की बात नहीं हो रही, मजहब में लाउड स्पीकर नहीं है, मजहब में आजान है। हम कहीं ना कहीं जो असल मकसद होता है या असल इस्लाम की रूह है, हम उसको भूल करके इन सारे मुद्दों में अटक जाते हैं। हर चीज को आना और पॉलिटिक्स का इशू बना लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे हम हिंदुस्तान की बात करें और पाकिस्तान की तो आपको हालात मुझसे भी ज्यादा बेहतर पता है। बिल्कुल ठीक। इसके साथ ही अगर हम देखें गल्फ में देखें, हम अगर दुबई देखें, यूएई या सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे नमाज के बाद मस्जिद में ताला लगा देते हैं।
वहां जी पे आप बिल्कुल। उसके बाद नहीं जा सकते। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो 24 घंटे मस्जिद खुली है, कभी भी कोई आ रहा है जा रहा है। तो भारत में क्या है, क्या वहां पे भी नमाज के बाद बंद कर देते हैं या 24 घंटे खुली होती है मस्जिद? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी मस्जिदें खुली होती हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि एक यहाँ पर मुअज्जिन होते हैं जो मस्जिद में होते हैं मस्जिद की देखभाल करने के लिए, कि वहाँ पर सारे सिस्टम और सारी चीजें कैसी चल रही हैं। तो कुछ लोग होते हैं मस्जिद में। हालांकि हर वक्त मस्जिद ऐसे, कुछ मस्जिदें खुली होती हैं, कुछ मस्जिद सिर्फ नमाज के लिए खुलती है और मुअज्जिन होते हैं जो उनको लॉक कर देते हैं और वो आसपास ही उनके रहने के लिए क्वार्टर या कुछ होता है उसमें रहते हैं। तो ऐसा कुछ सब जगह पर्टिकुलर नहीं, वैसे मस्जिदें यूजुअली खुली होती हैं। सही। और जी शरिया लॉ के बारे में आप क्या कहेंगे अंबर? आपको क्या लगता है कि ये जो है शरिया लॉ, इसके बारे में? देखिए, जो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का जो संविधान है जिसको आइन बोलते हैं उर्दू में, उसमें आर्टिकल 44 है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं। वो सबको उसमें है कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट होना था और वो नहीं हो पाया, जबकि आजादी को 73 साल हो चुके हैं और उसके बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आइन, जो हमारा संविधान कहता है कि सबको बराबर के अधिकार मिले, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। तो कहीं ना कहीं जो हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं या फैमिली लॉज की बात करें, उसमें क्रिश्चियन और हिंदू मुस्लिम्स की हम बात करें पर्टिकुलरली, जिसकी सबसे ज्यादा अगर असर पड़ता है तो वो मुसलमान औरतों और बच्चों पर पड़ता है। चाहे उसमें आप ट्रिपल तलाक की बात करें, हलाला की बात करें, सक्सेशन की बात करें, अडॉप्शन की बात करें, और चाहे आप पॉलीगैमी की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिससे जो मुतासिर होते हैं वो औरतें और बच्चे होते हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, अगर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं तो उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या फिर जो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग फिरके होते हैं, उनके हिसाब से किसी को ऐसा नहीं है कि अगर हम पाकिस्तान या बांग्लादेश की भी बात करें तो उसमें होता ही। मैं खैर अब मैं न्यूजीलैंड का सिटीजन हूँ, यहाँ रहता हूँ, तो फिर यहाँ रहने के कुछ फायदे ये भी हैं कि आप पाकिस्तान जाना आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना कि किसी हिंदुस्तानी के लिए हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान जाया जाए। और वो ख्याल कब आया कि आज से तकरीबन 4 साल पहले हम अमृतसर गए। मैं अपनी मदर और नानी के साथ में गया वहाँ दरबार साहिब दर्शन करने के लिए। तो वहाँ से जब हम बॉर्डर की तरफ गए, शाम को जो वाघा पे सेरेमनी होती है, वाघा अटारी बॉर्डर पे, तो वो जब सेरेमनी खत्म हुई तो उसके बाद में हमने देखा कि एक फैमिली है उस पार जो हमारी तरफ यूं हाथ हिला रही है। तो हमने भी हाथ हिलाया, तो इतने में वो बीएसएफ के जवान आए और उस तरफ से रेंजर्स आए कि नहीं नहीं आप हाथ नहीं हिला सकते ऐसे। तो फिर वो बात मेरे दिल को कहीं ना कहीं पे छुई और मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो ठीक नहीं है यहाँ पर। हम जब होटल गए तो मैंने ये अपनी वाइफ से और अपनी माँ और नानी से कहा कि आज हम जहाँ से होकर आए हैं वो क्या था। तो मदर और नानी तो खैर वो हमारी जिस तरह से माई होती हैं वो उतने डेप्थ में नहीं जाते। वो कहते बेटा बहुत अच्छा था, देश के जवानों को परेड करते हुए देखा और ये देखा वो देखा। वाइफ ने मेरी कहा कि मुझे ऐसा लगा कि वो एक नफरत का बाजार लगा हुआ था वहां पर, कि वो जिस तरह से एक दूसरे को घूर के देखते हैं कुछ और वो वहां से आपको मोहब्बत की वो जो एक वाइब होती है वो नहीं आती। हाँ, अपने देश से मोहब्बत और देशभक्ति का, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो कूट कूट के आपके अंदर भर जाता है। तो मुझे लगा कि वहां से हजारों लोगों के मन में ये नफरत का जो पैगाम है ये भर के हर रोज भेजा जाता है। लेकिन उस फैमिली ने जब हमारी तरफ हाथ हिलाया तो मैंने कहा कि लोग मिलना चाहते हैं और जवानों को ऐसी क्या पड़ी थी कि वो सबसे कहें कि आप हाथ उनकी तरफ हिला नहीं सकते। तो वहां फिर मैंने अपनी मदर और नानी और सबको कहा, मैंने कहा अगली बार जब मैं आऊंगा तो उस पार जाकर आऊंगा, इन लोगों से मिलकर आऊंगा, ये कौन है। तो उसके 2 साल बाद जब वापस हिंदुस्तान का दौरा हुआ तो फिर मैंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। और यकीन माने जी, उस लम्हे को जब मैंने पहली बार वाघा क्रॉस करके और उस तरफ मैंने कदम रखा, वो लम्हा, वो पल मेरी जिंदगी के साथ आज भी मैं उसको हर शायद ही कुछ दिन हो जब मैं उसको याद ना करता हूँ। वहां पर जाने के बाद में भी मैं अकेला ही था, बाई फुट गया था। तो वो जो इमिग्रेशन काउंटर पे होती है उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया से आए हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं घूमने आए हैं।
मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं ओके दैट्स स्ट्रेंज। तो कहते हैं कोई खास वजह है? मैंने कहा मेरे पीछे कोई लाइन है नहीं, मैं ही अकेला हूं, अगर आप चाहें तो बता सकता हूं आपको वजह। तो मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई जो मैंने आपसे कही। मैंने कहा जी ऐसा ऐसा हुआ है और हियर आई एम, तो मैं देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई, और उसके साथ साथ जो कस्टम्स के लोग थे उन्होंने मुझसे पूछा भी, उन्होंने ये पूछा कि आप कोई विस्की वगैरह कुछ लेकर आए हैं? मैंने कहा नहीं जी, मुझे इस बात का एहसास है कि ये एक इस्लामिक मुल्क है, तो यहाँ पर ऐसा काम तो अलाउड नहीं है। तो ये मेरे कहने पर ही उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई यार कि तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि आप एक इस्लामिक मुल्क में हैं और आप नहीं लेकर आए। उन्होंने मेरी चेकिंग ही नहीं करी। उन्होंने कहा कि इन्हें जाने तो यार, खुदा का नेक बंदा है। और वहां से जो मेरा सफर शुरू हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता जी। हर एक बीते हुए दिन के साथ मेरा वापस हिंदुस्तान लौट के जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं बहुत ही अच्छी यादें वहां से लेकर आया हूं, और एक नौजवान की जिंदगी में बहुत सारे खुशियों के पल आते हैं। मैं अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां एक तरफ रखूं और पाकिस्तान में जो बिताए हुए जो 2-2.5 हफ्ते का वक्त था, उसको मैं ज्यादा हायर रिगार्ड पर रखता हूं। और आज भी जब मैं सोचता हूं वहां के लोगों के बारे में, उनकी मेहमान नवाजी के बारे में, तो आंख भर जाती है। और ये एक मन में एक ख्याल आता है कि वो इतने बुरे तो नहीं है जितना हमें बताया जाता है। और मैं यही बात अपने देश के लोगों के लिए भी कह सकता हूं कि अगर आप जब आएंगी, आपके जैसे न जाने ये लाखों पाकिस्तानी होंगे जो आए भी होंगे, उनके साथ भी वही जो आपको प्यार मोहब्बत खुलूस से लोग मिलेंगे जो पाकिस्तान में मुझे मिला। तो ऑल एंड ऑल मैं अगर कम से कम लफ्जों में अपनी इस पूरी ट्रिप को बयान करूं तो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था जी। और मैं आपको ये कैसे कहूं कि जब भी हिंदुस्तान आने का मेरा अगर कोई इरादा हो छुट्टियों में, तो मैं चाहूंगा कि अपनी जिंदगी के कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 से 1.5 हफ्ता मैं कम से कम पाकिस्तान में बिता के जाऊं। बड़ी अच्छी यादें हैं जी, बड़े अच्छे लोग हैं। इंसान को वो बात कहनी चाहिए जो वो महसूस करता हो, जो उसने देखी हो। बहुत शुक्रिया अरविंद कि आपने इतने अच्छे जो है ख्यालात बताए पाकिस्तान के बारे में। बिल्कुल, और हमें भी बड़ी खुशी होगी अगर आप दोबारा आएँ और हमसे भी आप मिल सकें, इस्लामाबाद आएँ, लाहौर आएँ, सब जगह। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी अजीब लगती है और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो आपसे पूछा गया कि आप कहीं कोई ड्रिंक तो लेकर नहीं आए, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल इस्लामिक कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पीता नहीं है या यहाँ कोई रखता नहीं है। अभी 4-5 दिन में न्यू ईयर नाइट आने वाली है, और काफ़ी मेरे ख्याल है अगर बहुत नहीं तो 40% लोग ऐसे ज़रूर हैं जो हर जगह टक्कर मार रहे होंगे कि कहीं से कोई बोतल मिल जाए, चाहे वो बैसी हो, चाहे वो स्वनियार भंडारा जो बड़े फेमस है मरी ब्योरी के, उनके पास से। तो ये थोड़ी सी मुझे हिपोक्रेसी लगती है हमारी कंट्री की कि हम एक चीज़ करते हैं, उसके बाद हम ये प्रचार करते हैं कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। तो उस पे बल्कि मुझे बड़े अच्छे एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं पीजे मीर साहब, तो वो कहने लगे अगर ये इसको लीगल कर दें तो इनको बहुत सा टैक्स मिल जाएगा, जो कि अब लोग छुप छुप के लेते हैं और वो टैक्स जो है वो नहीं मिल पाता। तो क्योंकि रुकते तो है नहीं कोई इस चीज़ में। ये एक वाहिद चीज़ है जिसको कि मेरे ख्याल है हर रिलीजन में ही मना किया गया है, सिर्फ इस्लाम में नहीं। लेकिन देखिए, इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को नहीं बात करता, भैया मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड आपको चाहिए, उम्मा की लीडरशिप आपको चाहिए, और शिया सुन्नी का मसला जाके हिंदुस्तान सुलझाए, तो वो तो नहीं होगा। नहीं, लेकिन ये तो है ही नहीं। एक दूसरे के लिए बात करते हैं, कोई नहीं है, ये मजाक है। तो यूएई ने एक स्टेटमेंट छोटी सी एक जी 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 अर्जु जी अर्जु, और मेरे ख्याल है फखर भी कहना चाहेंगे कि प्लीज मोदी जी से कहें कि वो संडे को भाषण ना दिया करें, क्योंकि आपका शो मिस हो जाता है फिर। तो हम कहते हैं जैसे ही हम देखते हैं मोदी जी आ गए, फिर चलो भाई गम आसान तो गया। तो प्लीज मोदी से कहें कि बाकी 6 दिन पड़े भाई, आप उस दिन भाषण दे दिया करें, क्यों संडे को वो भाषण देते, वो भी सुबह ही सुबह। तो वो तो सर आई होप कि आपको दोबारा हम जल्दी देखेंगे घमासान। वो संडे को बनी गाला में हॉलीडे नहीं करते ना, दिक्कत वही है। करनी चाहिए सर, अगर वो हॉलीडे करना शुरू करेंगे ना, एक नॉर्मल आदमी की तरह जीने लगेंगे,
तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे मोदी जी के। 130 करोड़ लोगों का वजीर आजम नॉर्मल आदमी नहीं होता। और शादी करवा दे मोदी जी की भी कुछ तो अरे इमरान साहब ने 3 कर ली, क्या मिला? क्या बिगाड़ लिया इमरान खान ने 3 करके? 3 कर ली तो क्या मिला? मोदी जी को आप लोग बिगाड़ रहे हैं। हो सकता है छोटी भी कर ले, कोई मसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम तो चाहते हैं इमरान साहब की जल्दी हो, 2-3 रखे हैं, वो बनी गाला बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। मोदी जी भी खुश रहे और इमरान खान भी खुश रहे और दोनों के लोग भी आराम से रहे। आपकी फॉर्मर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो अभी हटी हैं, उनका भी एक वीडियो आया था ना कि आदमी आया, उसने बोला क्या करते हैं, तो बोलता है कि मेरी 4 बीवी 18 बच्चे, तो बोले इसके अलावा क्या करते हो? तो कुछ दिन में इमरान साहब के साथ भी यही पूछा जाएगा। अगर कोई एक्सट्रीम पे कुछ भी नहीं कर रहा, जैसे मोदी जी बिल्कुल ही फारिग बैठे हुए, तो वो भी गलत है ना। बेचारों को मतलब इंसान है वो भी, उनका भी कुछ होता होगा कि यार मैं घर में बर्तन धोऊं, कोई काम करूं, घर में बीवी मुझे कुछ चिल्लाए, तो वो फिर इंसान अपने आप नॉर्मल हो जाता है। वैसे आरजू मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी जी की बहुत बढ़िया थी। किसी ने बोला कि अगर आप प्रधानमंत्री नहीं रहे भारत के तो आप क्या करेंगे? तो इसे क्या करूंगा, मेरा 2 बेडरूम का फ्लैट है अहमदाबाद में, चला जाऊंगा। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, वो आदमी क्यों भारत को लीड कर पाता है और इतना सक्सेसफुली। और देश के, ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी ने गलतियां नहीं करी, ये बात नहीं है, बिल्कुल गलतियां करी हैं, जरूर करी हैं, लेकिन देश उनके पीछे पता है क्यों खड़ा है, उसका रीजन है। ये नहीं कि जो आप कहते हैं हिंदू हार्डलाइन राइट विंग, ये मामला नहीं है, मामला कुछ और है। उस आदमी की जरूरतें बहुत कम है। वो उस आदमी के पास 4 कपड़े हैं, ठीक है, उसने अभी को सूट वूट सिलवा लिया, बिकॉज बाहर जाके लोगों को मिलना पड़ता है। वही अपना थैला उठा के वापस उसने चला जाना है अहमदाबाद में। उसकी जरूरतें बहुत कम है, दैट इज व्हाई ही इज इनकरप्टेबल। आप कभी ये उंगली नहीं उठा सकते। आज तक ऑपोजिशन जो इंडिया की सर पे चढ़ी रहती है, ऑपोजिशन ये नहीं कह पाई कि मोदी ने 1 रुपए लिया है। उसको इंटरेस्ट ही नहीं, वेजिटेरियन आदमी है, खिचड़ी खाता है, वो साफ कपड़े पहनता है, कुर्ता पहनता है।